अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ जनाब इस मौसम को भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। कल का मौसम बड़ा अच्छा था। सुबह हमने देखा कि हवाएँ भी चल रही थी, धूप भी निकली हुई थी, लेकिन अचानक से ही मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश बरसी है और बारिश होने की वजह से काफ़ी हद तक मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। लेकिन आज भी सुबह ही हमें दोबारा से सूरज जो है वो दिख रहा है, तो देखते हैं आने वाले टाइम में कि बारिश आज भी होती है कि नहीं होती। उस हवाले से हम बात भी करेंगे मौसम की। लेकिन अभी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि दुनिया में कोई भी चीज़ ना हादसाती तौर पर नहीं होती है, बल्कि एक हादसे के पीछे भी कई सिलसिले, कई कहानियाँ जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन ना जाने हम क्यों ये समझते हैं कि हमारे हालात जो हैं वो ख़ुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यूँ जैसे तो हम किसी अनहोनी, किसी जादू का इंतज़ार कर रहे होते हैं और जो यकीनन बेकार भी है। लोग बहाना बनाते हैं कि वसाइल नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं है हमारे पास, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर वसाइल होंगे तो हम भी कुछ कर सकते हैं। ये एक कहने की बात होती है, बात तो दुरुस्त है, लेकिन उसी वक्त ये भी समझने की ज़रूरत है कि वसाइल काम को आसान ज़रूर बनाते हैं, वो हमें कामयाब नहीं बनाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं तमाम किस्म की सहूलियात होने के बावजूद भी नाकाम रहते हैं। और वैसे भी ये बहाना इस बात पर पेश नहीं किया जा सकता कि हम वसाइल की वजह से एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर वक्त कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जो हम ज़ाया कर रहे होते हैं, जिनसे हम एक अच्छा आगाज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हम ज़ाया कर रहे होते हैं वो हमारा वक्त है। लेकिन लोग जो है ना, दरअसल सफ़र के लिए अपना पहला कदम उठाने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं। जबकि मीलों का फ़ासला भी तय करना होना तो हमें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ता है। कोई भी कामयाबी हासिल करनी पड़े उसके लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में हमें दस्तयाब वसाइल से ही आगाज़ करना पड़ता है। ज़हन में रखें कि कामयाबी के चंद मखसूस असूल हैं और इनमें से सबसे अहम जो असूल है वो है वसाइल की दस्तयाबी नहीं बल्कि अज़्म है। और नाकाम लोगों के पास सिर्फ अज़्म ही का फुक़दान है, जबकि अज़्म हो तो सब कुछ अपने आप आ जाता है। एक अजीम कामयाबियाँ अज़म से हासिल की जाती हैं और कामयाबी के असूलों पर बहुत से लोगों ने रिसर्च भी की है। उनमें से बुनियादी एक काम है जो एक अमरीकी फ़िलासफ़र है नेपोलियन हिल, उन्होंने किया। उसने कई सालों तक हज़ारों कामयाब और नाकाम लोगों का मुतालिया किया। फिर उसने अपनी रिसर्च को एक किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा और उसके मुताबिक कामयाबी और तरक्की में आला तालीम, आला डिग्री, जहानत, महारत, हुनर का जो किरदार है सिर्फ़ और सिर्फ 15% होता है, जबकि आपके अज़्म का या मुस्बत रवैये का जो किरदार है वो 85% तक है। यानी आपका जो 85% कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ आपके पुरअज़्म होकर सिर्फ एक पुख्ता इरादा बनाकर हासिल किया जा सकता है। तो अब अगर आप वाकई ही कामयाब होना चाहते हैं ना, तो पहले इस कामयाबी के बारे में सोचें जो आपको चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करें, अपनी तकदीर के आप ख़ुद मालिक हैं और ये ठान लें कि आपने जो भी करना है ना इन्हीं हालात में करना है। कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी, आपके हालात बदलने के लिए नहीं आएगा, ना ही आपको कोई नई ज़िंदगी मिलेगी जिसमें जाके आप कामयाब हो सकते हैं या अपनी हालात बदल सकते हैं। पहले ये देखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में बनना क्या चाहते हैं। फिर उसके लिए आप मंसूबा बनाएं, प्लानिंग करें और उस पर अमल करना शुरू कर दें। एक्शन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि मंसूबा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे, जब तक आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, पहला कदम नहीं उठाएंगे, कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। ये भी जहन में रखें कि कोई भी कामयाबी आसानी से नहीं मिलती है, बल्कि उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत से मसाइल होते हैं जिनको हमें हल करना पड़ता है। और मौजूदा वसाइल से बार बार कोशिश करें, आपको अपनी कामयाबी का रास्ता खुद समझ आ जाएगा,
खुद आप अपनी कामयाबी ज़रूर ढूंढ पाएंगे। आप ये बिल्कुल सोचना बंद कर दें कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, हमारे पास ज़्यादा वसाइल आएंगे, हमारे पास ज़्यादा चीज़ें आएंगी, तब हम अपनी कामयाबी के राह पर गामज़न हो सकते हैं, अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जितने आपके पास अभी वसाइल हैं, जितनी चीज़ें आपके पास हैं, जितने एक्सपेंसेस आपके पास हैं, जितना फाइनेंशियल आपके पास अभी कुछ भी है, आप उसी से जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक किक स्टार्ट चाहिए होता है आपको, तभी जाके आगे आप कामयाब होते हैं और आपकी वेल्थ के अंदर, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर इजाफा होता है। तो इसलिए ये जो कहते हैं ना कि भाई जब हमारे पास आएगा तो तब हम कुछ कर सकते हैं, वो सिर्फ बहाने दे रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे होते। उन्होंने जब उनके पास आ भी जाएंगे वसाइल, तब भी उन्होंने कुछ नहीं करना है। जिन्होंने करना होता है ना, वो कह लें कि बग़ैर लाइट के, बग़ैर पंखे के और हर चीज़ बग़ैर किसी भी वसाइल के ना कुछ करके दिखा देते हैं। अगर किसी ने करना होता है, किसी के अंदर जज्बा होता है, अज़्म होता है कुछ करने का, तो वो फिर ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं देखते हैं, वो फिर करके दिखाते हैं और फिर वो अपनी चीज़ें खुद बनाते हैं। तो इसलिए आपको भी इसी राह पर गामज़न होना चाहिए, ना कि बहानेबाजियाँ जो है वो हमें करनी चाहिए। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। और आज की डाइट रूटीन और लाइफस्टाइल को देखते हुए ना वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और कभी कभार तो हम सबको ये लगता है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो सामने नहीं आ रहे होते हैं। आप दरअसल ना गुमराहकुन या फिर फरसुदा मशवरों पर अमल करके ना अपने मकसद के असूल में खुद ही रुकावट पैदा करते हैं। वज़न कम करने की कोशिश के दौरान हम बहुत सी गलतियां करते हैं, जिन पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये बहुत आम सी बात है कि आप बाकायदगी से जो अपनी डाइट है वो तो खा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि वज़न उस तेज़ी से कम नहीं हो रहा जितनी तेज़ी से होना चाहिए। और ख़ास तौर पर लड़कियां जो सोशल मीडिया पर उल्टे सीधे मशवरों पर बग़ैर किसी से पूछे, किसी डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से पूछे बग़ैर गलतियां कर रही होती हैं, अजीबो गरीब चीज़ें, अजीबो गरीब डाइट्स का इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो ये गलत है क्या? और दूसरा ये कि बस कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा होता है कि फिर उन्हें दीगर मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो आज हमने ख़ास तौर पर बात करनी है कि हम लोग किस तरह हेल्दी तरीके से अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। और ये जो सोशल मीडिया पर हमें डाइट्स बताई जा रही होती हैं कि जनाब आप एक हफ्ते में 5 किलो वज़न कम कर लेंगे, 15 दिन में 10 किलो वज़न कम कर देंगे, क्या वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या ये सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में जनाब बाकी अवाम को पीछे लगाया हुआ है? तो इस पर बात करने के लिए सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। सारा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लाख शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, सबसे पहले तो बताइए कि हेल्दी वे आउट है हमारा वेट लूज़ करने के हवाले से? देखें, हेल्दी वे आउट सबको पता है कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमें हर रिज़ल्ट बहुत जल्दी अचीव करने की कोशिश हम लोग करते हैं कि जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए। बेशक आपने वेट अगर गेन किया 1 साल के अंदर, तो आप चाहेंगे कि बस कुछ ही दिनों में वो जो है सारा का सारा लूज़ हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा। और इसके वजह से अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग, इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं कि भाई आप कम टाइम में बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं, और अगर उन्होंने किसी तरीके से वो चीज़ अचीव कर ली है तो बाकी लोग भी उनको देख देख के फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। अच्छा। यहाँ तक कि देखें, कुछ इस तरह की भी आपने पहले भी कोई एक न्यूज़ सुनी हुई होगी। एक लेडी थी, एक रशियन लेडी थी जिनकी डेथ हो गई थी, जो कि सिर्फ फ्रूट डाइट के ऊपर थी। आपको याद होगा, एक न्यूज़ इस तरह की आई थी। तो थिंग इसके लोग उनको भी फॉलो कर रहे थे कि सिर्फ फ्रूट्स का इंटेक करना चाहिए और कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, तो इससे आप हेल्दी भी रहेंगे। आपने अगर वेट लूज़ करना है तो वो भी आप अचीव कर सकते हैं। हम इन डाइट्स को कहते हैं फैट डाइट्स। फैट डाइट्स। अच्छा। उसमें बेसिकली वो तमाम डाइट्स आ जाती हैं जो कि ये क्लेम करती हैं कि बहुत कम अरसे में आपका बहुत ज़्यादा वेट लूज़ हो जाएगा और जल्दी लूज़ हो जाएगा। अच्छा। उसमें ये एप्पल डाइट, बनाना डाइट और आपके एग डाइट आ जाती है, कैबेज सूप डाइट आ जाती है, कीटो डाइट भी उसमें आ जाती है। अच्छा। तो ये तमाम वो डाइट्स हैं जो कि क्लेम करती हैं कि आपका बहुत कम अरसे में बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाएगा।
अब थिंग इज़ कि हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि बस जल्दी वेट लूज़ करना है, उसके लिए चाहे आपकी हेल्थ क्यों ना कॉम्प्रोमाइज़ होती हो। ये हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं सबको, आपकी पूरी ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि आपकी यही बॉडी है जिसके अंदर आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर इसमें कोई इशू हो जाता है, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, उससे फिर आप बैकआउट नहीं कर सकते। कई लोग इतनी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, फिर आपको उससे डील करना पड़ता है। फिर वही मेडिसिन का इंटेक, वही तमाम चीज़ें। अब होता ये है कि जब आप फैट डाइट्स फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, शुरू में आपको फील नहीं होगा, मे बी आप कुछ अमाउंट वेट लूज़ कर भी लें, उसके बाद वेट स्टक हो जाएगा, स्किन ख़राब होना शुरू हो जाएगी, एक्नी पड़ना शुरू हो जाती है, लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आप लेथार्जिक फील करते हैं, आप रोज़मर्रा के जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज, आपके फिर इम्यूनिटी ड्रॉप करना शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरा फिर ये सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंडिंग क्यों चल रहा है? आप किसी भी बंदे को देख लो, वो कह रहा होता है जी ये चीज़ें खा लें, आपका एक हफ्ते में वज़न इतना कम हो जाएगा, एक महीने में इतना वज़न कम हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है, बस आपने ये चीज़ें खानी है। फिर कुछ ऐसे टीवी एक्टर्स होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे बैठ के या प्रोग्राम्स में बैठ के बोल रहे होते हैं जी हमने एग डाइट की है, हमने फलान डाइट की है, हमने बनाना डाइट की है, तो हमारा तो ड्रास्टिकली जो है ना वेट लूज हुआ है और हमने किया, और जो सेफर भी है तो वो भी इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की भी ज़रूरत है कि आई एम प्रिटी श्योर कि किसी ने भी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट नहीं किया होगा। ये लोग अपनी तरफ से जो चीज़ें बता रहे हैं, आपको नहीं पता अगला पर्सन किस हेल्थ इशू से गुजर रहा है और वो चीज़ फॉलो करके उसको मज़ीद वो इशू कितना ज़्यादा उसके लिए क्रिएट हो सकता है। मतलब आप अपनी तरफ से ये प्रमोट कर देते हो कि ये चीज़ सेफ़ है, लेकिन इट्स नॉट सेफ़। सिर्फ एग डाइट या फिर कोई भी सिंगल इंग्रेडिएंट या कोई भी चीज़, कोई भी फूड ग्रुप आप एक सिंगल ले लें, आप वो लेना शुरू कर दें, आप वेट लॉस करेंगे, थोड़ा बहुत मे बी लूज हो जाए, लेकिन आपकी हेल्थ उसमें कितनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगी आपको आइडिया भी नहीं है। सबसे पहले आप जो है मसल लॉस आपका होना शुरू हो जाता है। मसल वेस्टिंग जहाँ स्टार्ट हो गई है ना, वहीं पे सारा इशू है। आपका मसल वेस्टिंग हुई है, आप ऑब्वियसली वेट वेइंग मशीन पे चेक करेंगे, आपका वेट ड्रॉप हुआ ही होगा, लेकिन वो फैट मास नहीं होगा। फैट मास वहीं का वहीं है जहाँ वो पहले से ठहरा हुआ था। ठीक है, वो इतनी जल्दी लूज होता भी नहीं है। मसल मास आपका बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है। अब उसमें फिर ये है कि मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर मसल वेस्टिंग के साथ मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली आपका ड्रॉप हो जाता है। मेटाबॉलिज्म एक दफ़ा ड्रॉप होना शुरू हो गया, फिर आगे आप वेट लॉस करने की कोशिश भी करेंगे, जो पहले आप बेहतर कर सकते थे अब आप नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह ये इश्यूज़ हैं और लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं। बहुत सारी इस तरह की डाइट्स, अब देखें ऑनलाइन भी आप जो ये किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोगों को देख के, जो ऑनलाइन इस चीज़ को मतलब आपको बता रहे होते हैं कि भाई ये वाला फलाना सप्लीमेंट है या ये वाली चीज़ है, इसका इंटेक करें तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप ये वाली डाइट फॉलो करें तो इससे आपका। अब वो जो लोग कह रहे हैं, क्या उनके पास क्वालिफिकेशन है जो ये बात कर रहे हैं, क्या वो बात कर सकते हैं? आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट ही बोल रही होती है। हाँ जी, बिल्कुल। अब वो भी तो क्वालिफाइड है। अब बंदा क्या करेगा, किस साइट पे जाए कि एक न्यूट्रिशनिस्ट ही है और वो ही आपको सोशल मीडिया पर बैठ के बोल रही है कि आप ये कर लें और आपका वेट लूज हो जाएगा एक हफ्ते में। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग बैठे हुए हैं, और इंडस्ट्री में सिर्फ मैं आपको ये भी बता दूं, इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, बट दे आर वर्किंग एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। हाँ जी। तो अब मैं किस किस का आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं आगे से। तो फिर देख के ऑब्वियसली आपको गुस्सा भी आता है, आपको दुख भी होता है कि भाई आप एक गलत चीज़ को मिसयूज कर रहे हैं ना, इस प्रोफेशन को मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे तो ये लगता है कि अगर आप किसी के पास जा रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, फिर ही आप किसी को विजिट करें, क्योंकि आजकल इस तरह के लोग बहुत सारे जो है आपको इंडस्ट्री में ऑनलाइन भी मिलेंगे, इंडस्ट्री में आपको वैसे ही विजिट करेंगे, आपको किसी ना किसी क्लिनिक में या कहीं ना कहीं आपको बैठे हुए, वो अपना क्लिनिक खोल के भी बैठे हुए हैं लोग। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप किसको विज़िट कर रहे हैं। और फिर ये डाइट्स जो है ना ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, बहुत वीडियोस वायरल हुई हैं इससे रिलेटेड कि भाई आपने अगर आपने मतलब लेट्स से कि आप सिर्फ रोटी चावल छोड़ दें, आप जो है सिर्फ मीठा छोड़ दें और ये सारी चीज़ें, प्रोटीन्स का सिर्फ इंटेक शुरू कर दें, या आप सिर्फ चिकन का इंटेक शुरू कर दें, पूरा दिन सिर्फ आप चिकन या अंडे खाते रहें बस। अच्छा। और कुछ ना खाएं। मतलब आपको देख के परेशानी होने लगती है कि क्या मतलब ये किस तरह की डाइट्स आई हुई है मार्केट में, और इससे लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि वैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज करने को तैयार नहीं है, लेकिन इस तरह के ड्रास्टिक मेजर्स ज़रूर लेंगे। मतलब कि कोई एक सिंगल आइटम आपने पूरा दिन खाना हो तो आप उसके लिए आप रेडी हो जाएंगे, लेकिन आप वैसे ही अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर सकते कि जिससे आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इम्यूनिटी ड्रॉप ना हो, और एट द सेम टाइम आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो भी कर सकें। आपकी हेल्थ आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, वेट लॉस वेट गेन कम सेकेंड। अगर आपकी हेल्थ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ना, तो वो डाइट आपके लिए नहीं है।
ओके। आप अगर ख़ास तौर पे अगर आपको कोई डिज़ीज़, आपकी फैमिली में कोई डिज़ीज़ रन करती है, आपको सबसे पहले चाहिए कि आप क्वालिफाइड पर्सन के पास जाएं, आप देखें कि आपको किस तरह की डाइट सूट करती है, क्योंकि हर पर्सन की कैलोरिक रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर पर्सन का जो है स्टेमिना डिफरेंट होता है, हर किसी को एक ही तरह की आप एक्सरसाइज नहीं बता सकते, एक ही तरह की डाइट आप सबके लिए नहीं बता सकते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई आप किस तरह से कर सकते हैं, मैं आपको सिंगल कुछ चीज़ें बताऊंगी। अगर आपको कहीं से वो लगे कि भाई वो चीज़ें आपकी डाइट के अंदर नहीं हैं, तो दैट मीन्स कि आपकी डाइट कॉम्प्रोमाइज्ड है या वो डाइट आप फॉलो नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले तो ये कि हाइड्रेशन लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, पानी का इंटेक अच्छा हो। दूसरा ये है कि डाइट के अंदर जो आपके कुछ फूड ग्रुप्स हैं वो एडेड लाजमी होने चाहिए। अच्छा। चाहे आपने वेट लॉस करना हो या वेट गेन करना हो, सारी गेम कैलोरीज की होती है। कि आपने कितना अगर आप कैलोरी इंटेक ज़्यादा करेंगे तो वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, अगर कैलोरी इंटेक कम करेंगे तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब उसमें जो फूड ग्रुप्स हैं उसमें मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप लो फैट की तरफ चले जाएं या स्किम मिल्क की तरफ चले जाएं, वो बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन उसको कट ऑफ ना करें। ठीक है, मतलब निकालना नहीं है अपनी डेली लाइफ में से। ये मैं बता रही हूँ जनरल ऑडियंस के लिए, ये उनके लिए नहीं है कि जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या कोई और डिजीज है। उसमें फिर उसके बाद आ जाता है आपका सीरियल्स का इंटेक, ठीक है, जिसके अंदर रोटी, चावल, सारे दालें वगैरह आपकी आ जाती हैं, ये तमाम चीज़ें, बीन्स का इंटेक आ जाता है। बात यही है कि आपने पोर्शन अपना कंट्रोल करना है, लेकिन ये चीज़ें इंक्लूड करनी है अपनी डाइट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा फैट्स भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप नट्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं, सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डाइट में। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है एक तो आपके लिए, और वेट लॉस में भी हेल्प करेगा अगर आप जो है थोड़ा कंट्रोल करके पोर्शन कंट्रोल करके ले। उसके अलावा मीट प्रोडक्ट्स हैं, मीट में आपके पास चिकन, फ़िश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन, बीफ का आप यूज़ कर सकते हैं। मटन, बीफ का ये है कि वंस या ट्वाइस अ वीक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से आप लेके चलें। ये आपके पास फूड ग्रुप आ गया। उसके अलावा आपके पास वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इंटेक लाजमी अपनी डाइट में डेली बेसिस पे रखें, इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और हर तरह के फ्रूट्स और हर तरह के वेजिटेबल्स आप जो है ले सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कंज्यूम कर सकते। ये वो फूड ग्रुप्स हैं, अगर आप डेली बेसिस पे आपकी डाइट में इंक्लूडेड हैं और आपको लग रहा है कि जो प्लान आपके पास है वो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो दैट प्लान इज़ हेल्दी फॉर यू। लेकिन अगर उसमें कोई भी चीज़ प्लस माइनस हुई हुई है तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पूरे नहीं होंगे आपके, वैसे ही हमारे पूरे नहीं होते हैं। आप देखें हम डेफिशिएंसीज कितनी ज़्यादा हैं ऑब्वियसली। हाँ, इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि यंगस्टर्स, अब देखिए जो यंग जनरेशन है वो कितना ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों को देख देख के उस चीज़ को फॉलो कर रही है, स्टार्व कर रहे हैं खुद को, एक्सट्रीम लेवल पे स्टार्व कर रहे हैं, बीमार हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं हमने लूज़ करना है। मतलब मैं कुछ लोगों को देख के मैं बहुत हैरान होती हूँ। मतलब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी बहुत ज़्यादा आजकल चला हुआ है ना, उसके थ्रू भी आप इतना स्टार्व कर रहे होते हैं या फिर भूखे रह रहे होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग फिर भी ठीक है अगर एज लॉन्ग एज आप उसको सही तरीके से फॉलो करें। अच्छा। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कुछ लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर आपने 8 घंटे लेट से आपने खाना है तो वो सिर्फ 2 मील्स लेके वो हो जाते हैं कि ठीक है हमारे 8 घंटे में 2 मील्स हमने खा लिए काफ़ी हो गया, ऐसे नहीं होता है। अच्छा। आपने एवरी फ्यू आवर्स कुछ ना कुछ खाना होता है, आपने वो पूरे 8 आवर्स में अपनी कैलोरीज पूरी करनी होती हैं, उसके बाद फिर आप जो है वो करते हैं खुद को, मतलब फास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ प्रॉपर्ली फॉलो नहीं की जाती। अगर कोई आप ट्रेंड फॉलो कर ही रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली भी करें, वो भी चीज़ फॉलो नहीं होती। तो ये है कि आपने इसको सही तरीके से फॉलो करना है, अगर आपने करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से आप लेके चल सकते हैं। उसी तरह से जैसे कीटो डाइट आ जाती है, कीटो डाइट कितना ज़्यादा ट्रेंड चला है, अभी भी वैसे लोग अभी भी फॉलो है करते थोड़ा हैं, बहुत। हाँ, लेकिन अभी भी कई लोगों को नहीं पता कीटो डाइट एग्जैक्टली होती क्या है, उसमें कितनी अमाउंट में आपने फैट्स लेना, तो फैट्स सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में ली जाती है। अच्छा। लेकिन वो बेसिकली है एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए, या एपिलेप्सी के जो पेशेंट जो बच्चे होते हैं उन पे अप्लाई की जाती है, और वो भी डॉक्टर्स की सुपरविजन के अंडर। मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स तो वैसे ही उसको नहीं करना चाहिए उसको फॉलो, लेकिन फिर भी लोग करते हैं क्योंकि उससे उनको नज़र आता है कि उनका वेट लॉस हो रहा है। अच्छा, लेकिन वैसे आइडियली होता है, कितना हो सकता है अगर इस तरह की डाइट्स लेते हैं? सबसे पहले हर किसी को सूट नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंडली अगर आपके साथ हेल्थ इशू है, आप ऑलरेडी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इट्स ऑफ द चार्ट्स, और उसके बाद आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स भी बढ़े हुए हैं, फिर आपको जी हार्ट पेशेंट भी हैं, और ऊपर से आप इस तरह की डाइट फॉलो करें जिसमें फ़ैट की क्वांटिटी बहुत एक्सेसिव है। अच्छा। ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है, फिर और आपके हार्ट के और ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे, तो आपके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक है वो चीज़, ठीक है। तो ये देखें, और आपकी फैमिली में वो चीज़ क्या रन करती है ये भी आपने देखना है। अब जो कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने प्रॉपर्ली फॉलो करना है, वो भी आपको बताएंगे कि स्टार्टिंग में आपको कीटो फ्लू होता है उसके अंदर। अच्छा। कीटो फ्लू इज़ बेसिकली कि जिसमें सर दर्द होना, आप लेथार्जिक फील करते हैं, आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है, स्किन ख़राब होने लगती है। जितने भी लोग कीटो
डाइट फॉलो करते हैं वो लाजमी साथ में सप्लीमेंट्स का इंटेक करते हैं। Okay. सप्लीमेंट्स का इसलिए इंटेक करते हैं क्योंकि डाइट में वो चीज़ें आपको वो चीज़ें हो रही नहीं होती तो डेफिशिएंसी फिर उससे पूरी हो रही होती है। बहुत सिवियर डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं। आप किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर अच्छा, पाते। ख़ास तौर पर ये चीज़ें जो है डाइटिंग और ये सब कुछ ख़वातीन ज़्यादातर लड़कियां कर रही होती हैं, और वो भी लड़कियां जिनकी शादी होनी भी होती है, शादी से पहले 2-3 महीने पहले वो कहती हैं जो हम लोग डाइटिंग कर ले और हम लोग ज़रा स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएं, तो उनको क्या आगे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो फेस करनी पड़ सकती है अगर इस तरह की ड्रास्टिकली वो और इतनी सख्त वाली वो डाइट करती हैं? तो देखिए अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। लोग जो है ये नहीं रियलाइज़ करते कि अगर आपने वेट लॉस करना ही है तो एटलीस्ट 1 साल पहले से आप शुरू कर दें। वो कहते हैं महीना पहले करेंगे तो आराम से हमारा हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। उसके आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और भी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। इनीमिक आप वैसे ही होते हो क्योंकि टीनेज लाइफ से टीनेजर्स जितनी भी लड़कियां हैं वो इनीमिक होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ वो इनटेक उस तरह से है ही नहीं हमारा। हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और हमारा आयरन रिलेटेड फूड्स का इंटेक है नहीं। तो उसके बाद फिर जब शादी की उम्र आ रही है तो उस वक्त आप और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू हो जाते हैं उस चीज़ के ऊपर। फिर शादी के बाद भी होता है कि आपने अपनी डाइट थोड़ी कंट्रोल करनी है, आपने खुद को मेंटेन रखना है। वो मेंटेनेंस के चक्कर में आप इतना कम करना शुरू कर देते हैं खाना पीना कि आगे जाके और कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है अगर डाइट कर भी रहे हैं ना तो उसको लाइफस्टाइल लेके चलें, इस तरह की डाइट हो कि जिसमें आप चीज़ें इंजॉय कर सकें। अब मैं ये बात करती हूँ, एक्सरसाइज हो या डाइट, इट शुड नॉट बी अ पनिशमेंट, ठीक है ना। ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए जो आप शौक से करें। ऐसी चीज़ ना हो कि जिसको आप एक पनिशमेंट लेके चलें कि भाई यार ज़बरदस्ती करना है, मतलब इस अब करेंगे तो फिर हमारा वेट लॉस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसलिए मत करें कि आपने वेट लॉस ही करना है। उसको आप लाइफस्टाइल लेके चलें, उसको एंजॉय करके मतलब लेके चलें। अब जैसे एक्सरसाइज भी, एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं होता कि आप कार्डियो एक्सरसाइज करने के लिए जिम चले जाएं। आप रनिंग कर लें, हाँ, जो आपको अच्छा लगता है। आपको डांस करना अच्छा लगता है, हाँ, आप वो कर लें। आपको कोई गेम्स खेलना अच्छा लगता है, वो करें। आपको साइकिलिंग अच्छी लगती है, आप साइकिलिंग कर लें, स्किपिंग कर लें, कुछ भी कर सकते हैं आप। जिसमें आप एंजॉय करते हैं आप वो चीज़ करें। बात वही होती है कि आपने सिर्फ अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है और जो कैलोरीज स्टोर हो रही हैं उनको आपने बर्न करना है। तो वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। वो ज़बरदस्ती अच्छा, दूसरा सारा ये मुझे बताएं कि आइडियली अगर हम वो वाला डाइट प्लान चूज़ नहीं करते हैं जो कीटो डाइट और बाकी सबके लिए होता है, अगर जिस तरह हर आपने बताया कि ये कंपोनेंट्स आपकी डाइट में होने चाहिए, तो आप जब वो वाले सारे कंपोनेंट्स लेते हो और डाइट कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल करते हो, तो आइडियली 1 महीने में कितना वज़न कम हो सकता है? देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट है, लेकिन उसमें हमने जो ब्रैकेट रखा होता है दैट इज़ बिटवीन 4 to 6 kgs जो है वो ठीक है, वो हेल्दी है वेट लॉस करना अगर 1 महीने में हो रहा है तो 4 to 6 kgs अगर आप 1 महीने के अंदर लूज़ करें तो दैट इज़ टोटली हेल्दी। आप जो है लूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग 4 kg लूज़ करेंगे, कुछ लोग 6 लूज़ करेंगे। आपके मेटाबॉलिज्म में आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है या आपके हार्मोनल इश्यूज हैं उन पर डिपेंड करता है कि आप कितना लूज़ करेंगे। तो ये है, लेकिन इसमें यह तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे आगे जाके मतलब कि डाइट को छोड़ेंगे नहीं, अपनी एक्सरसाइज को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर ही आप जाके प्रॉपर तरीके से, अब स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप कम लूज़ करें लेकिन आगे जाके एकदम से वो स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस और आप ज़्यादा लूज़ करना शुरू हो जाते हैं। ट्रू, दैट्स ट्रू। अच्छा, दूसरा जिस तरह मेटाबॉलिज्म की आप बात कर रही हैं, बहुत से लोगों का स्लो हो जाता है, जैसे आपने कहा कि इस तरह की हैबिट्स होती हैं कि उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कोई डाइट्स हैं या ऐसा कोई फूड ग्रुप्स हैं जिसके खाने से आपका मेटाबॉलिज्म दोबारा से फास्ट हो जाए? देखिए या सिर्फ एक्सरसाइज ही है? नहीं, एक्सरसाइज के साथ डाइट बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। प्रोटीन इनटेक आपका अच्छा होना ज़रूरी है। एज लॉन्ग एज यू हैव गुड मसल्स और आपकी लीन मसल मास है तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। और अगर लीन मसल मास ही आप लूज़ करना शुरू कर देंगे, मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। और वो होता है, लाजमी होता है जब आप ड्रास्टिक मेजर्स यूज़ करते हैं और आप ऐसे तरीके यूज़ करते हैं वेट लॉस के जल्दी लूज़ हो जाए, जल्दी, और जो हेल्दी ना हो, ना हेल्दी ना हो। वो एक तरह की कोई चीज़ आप खाना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली आपका मसल मास लूज़ होना शुरू हो जाता है, फिर मेटाबॉलिज्म भी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, फिर उल्टा वेट लूज़ होने के बजाय दोबारा रीगेन। अब आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे कि जिन लोगों ने लूज़ किया है जल्दी
वेट लॉस जल्दी किया है, लेकिन उसके बाद गेन भी उतनी स्पीड से किया है और डबल रीगेन किया। ये बहुत ज़्यादा इसलिए जब भी आप करें तो हेल्दी वे से करें। जब भी आपने वेट लूज़ करना है, न्यूट्रिशनिस्ट आपके पास होते हैं, डॉक्टर्स आपके पास होते हैं, एक दफ़ा कंसल्ट कर लें। उसमें आप ही का फ़ायदा है, किसी और का फ़ायदा नहीं है। और अगर नुकसान हो रहा है तो उसमें भी आप ही का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं होता है। तो हम बात कर रहे थे कि जनाब किस तरह हमने हेल्दी वे में वेट लूज़ करना है, और ख़ास तौर पर जो आजकल डाइट्स चल रही हैं, कीटो डाइट्स, और एक ही कंपोनेंट पे, और मतलब हम लोग सिर्फ एग खा रहे हैं, मिल्क और बनाना खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप लोगों के लिए ख़राब, जो है आपकी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं। तो हमारे लिए हमारे साथ सारा फारूकी मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। सारा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, कि आप यहाँ पर आई और हमें इतनी अच्छी टिप्स दे के जा रही हैं कि किस तरह हमने हेल्दी वे से अपना जो वज़न है उसको कम करना है। लेकिन डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं इंक्लूड करेंगे अपने डेली लाइफस्टाइल में, तो आपका उस तरह के डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आप हासिल कर सकते हैं जिस तरह का आप चाहते हैं। तो हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप कुछ बात कर लेते हैं बच्चों के हवाले से, और ख़ास तौर पर ये आज का जो टॉपिक है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि हर घर में, हर जगह जहाँ पर भी दो जनरेशन्स बैठी हुई होती हैं ना, तो जनरेशन गैप की बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है। बल्कि इसके ऊपर बहस छिड़ जाती है कि जी आपके अंदर, पेरेंट्स के अंदर और बच्चों के अंदर जो एक जनरेशन गैप है उसको किस तरह फुलफ़िल किया जाए। कुछ मसाइल वालिदैन के होते हैं जो एड्रेस किए जा रहे होते हैं, कुछ बच्चों की तरफ से भी चीज़ें बताई जा रही होती हैं कि जनरेशन गैप की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमें नहीं समझ पा रहे हैं। वालिदैन कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, हमें तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमने ज़िंदगी गुजारी है, तुम अभी बच्चे हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़ेरे बहस आ रही होती हैं, और इसकी वजह से और भी ज़्यादा कह लें कि गैप जो है हमारे रिश्तों में वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जनरेशन गैप है क्या, इसको किस तरह एड्रेस किया जाना चाहिए, इसको किस तरह फुलफ़िल किया जाना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। और ये क्यों इतनी ज़्यादा बहस वाली चीज़ बनता जा रहा है, इस पर बात करने के लिए सबा शबीर शेख हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। सबा, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबा, जिस तरह मैंने बात की है कि ये वो टॉपिक है जो आजकल हर घर में जो है ना ज़ेरे बहस है, और हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा होता है, बल्कि बहस हो रही होती है कि व्हाट इज़ जनरेशन गैप। किस तरह आप इसको एलेबोरेट करेंगे? देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम अपने बच्चों के साथ चाहते हैं कि हम उनके साथ सिटिंग करें, हम उनके साथ डिनर करें, या हम उनके साथ ब्रेकफास्ट करें, या हमारी और उनकी एक कंपनी हो, हम उनके साथ मूवी देखें। वी रियली वांट टू स्पेंड टाइम विद आवर किड्स। लेकिन जब हम उनके साथ बैठते हैं और हम उनकी सुनना नहीं चाहते, हम उनको फील नहीं करना चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो वैसा ही करें। एंड नॉर्मली मेरा ख्याल है, बीइंग मी पेरेंट, मैं भी यही चाह रही होती हूँ कि मैं उनको हर चीज़ से नोक टोक कर रही होती, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो। और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ना, वो देख रहा होता है कि अच्छा, ये रोकने टोकने के और ना करो, मना करने के अलावा भी कोई कम्युनिकेशन हमारा पेरेंट करता है कि नहीं करता, जो कि हर बच्चे को ज़रूरत होती है। जैसे एक 2 years ओल्ड भी बहुत सेंसिबल हो जाता है। अच्छा, अगर आपके साथ वो बैठता है तो वो आपके साथ अपनी कम्युनिकेशन करता है, और आप बार बार उसको कहते हैं अच्छा चुप करो ना, बस करो ना, एक बात बहुत हो गई ना। दिस इज़ जनरेशन गैप। ओके, लाइक ये दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ जनरेशन गैप। आप एक छोटे से बच्चे के लेवल पर जाकर नहीं उसको आंसर कर रहे, आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा ग्रो करेगा। जैसे बच्चे टीन एज में, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, बच्चों को फील होता है कि हम और हमारे पेरेंट्स एक पेज पे नहीं हैं। पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि आप साइंस पढ़ लें, आप मैथ्स पढ़ लें, आप इंजीनियर बन जाएं, आप फाइनेंस से नहीं हटें, नहीं जी आपको तो जाना ही आर्मी में है, आपको तो बनना ही डॉक्टर है। और बच्चा अंदर से कह रहा होता है आई थिंक मेरे पेरेंट ने मुझे कभी सुना नहीं, अच्छा, कभी समझा नहीं। मतलब मुझे याद है कि जब मैं व्हेन आई वाज 13 years ओल्ड, मैं बड़ी बहुत एंक्शियस चाइल्ड होती थी, और मुझे ऐसे होता था कि मतलब मैं एग्ज़ाम देने जा रही होती थी तो तब भी अच्छा तैयारी ठीक है, सब ठीक है, और वापस आके भी
कितने मार्क्स आ जाएंगे, 100% आने, देखो तुम तो टॉप करती हो, टॉपर होना चाहिए। अच्छा। एंड आई वाज लाइक कि यार ये नहीं पूछते कि मतलब अक्सर ऐसे होता था कि मुझे इतनी एग्ज़ाम एंग्जाइटी होती थी कि मैं पेन में इंक भर रही होती थी, गिर जाती थी, बहुत कुछ होता था। लाइक हम बाहर निकलते हैं, हमारे सोशल इंटरेक्शन बुरे हो जाते हैं, या कभी हमारा जो एग्जामिनर होता है वो हमें कोई कुछ गलत बात कह देता है। एंड आई वाज लाइक कि मेरे पेरेंट्स को सिर्फ एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से रिलेटेड फ़िक्र है। इट इज़ जनरेशन गैप। आपका बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है, आप उसको प्यार करके आप उसको ये नहीं कह रहे कि बी कॉन्फिडेंट, यू आर ब्रेव। लाइक आपके लिए वो जो मार्क्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो मुझे अब बीइंग पेरेंट समझ आती है okay. कि वो जनरेशन गैप था। हमारे पेरेंट्स जो थे वो दुनियादारी में थे। मतलब ये जनरेशन गैप शुरू से ही चलता आ रहा है, ये सिर्फ अभी नहीं है, मतलब अभी ज़्यादा इसके ऊपर बात होना शुरू हुई है ना, अभी थोड़े से आउटस्पोकन हो गए हैं बच्चे, या उनको पता चल गया कि अच्छा हमने ये हमारे लिए ये बेहतर है, हमारे लिए ये गलत है, तो हम डिसीजन ले सकते हैं। तो वो अपने आगे से फिर बात भी करते हैं, ये कॉन्वर्जेसन होती है, बहस मुबाहिसा होता है पेरेंट्स के साथ। तो क्या ये अभी शुरू हुआ है जनरेशन गैप, या ये पहले से था? जैसे आप भी बता रही हैं कि मेरे जब मैं भी 13 इयर्स ओल्ड थी तो तब भी ये चीज़ थी, तो इसका मतलब ये शुरू से ही चलता आ रहा है। देखिए ये शुरू से ही है। हम आज कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में क्यों चले गए हैं, हमारी बच्चियां गलत रास्तों पे क्यों चली गई हैं, ये तो हमारे घर की तरबियत नहीं हुई। इफ़ यू विल नॉट लिसन टू योर चाइल्ड तो वो करेगा जो उसको चूज़ करना है। अच्छा। जब बच्चा एक एज पे आ जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं हमेशा पेरेंट्स से कहती हूँ कि जो 11 इयर्स टू 21 एज है, प्लीज़ लिसन टू देम। उनका दिल चाहता है उनको सुना जाए और उनको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड किया जाए। हम सुन लेते हैं और फिर हम अपनी मर्ज़ी उसी ट्रैक पे चल के कर रहे होते हैं, या अगर वो कोई हमसे चीज़ डिस्कस करता है मतलब फ्रेंड बनाने के लिए, तो हम उसको अंडरस्टैंड कम और क्वेश्चन ज़्यादा और एडवाइस, ये जो नसीहतें करना है ना बीइंग पेरेंट, मुझे लगता है कि वी शुड स्टॉप इट। मतलब यहाँ से बच्चे को लगता है कि अच्छा मुझे समझा नहीं गया, मुझे सुना नहीं गया। मैं अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची को देख रही थी, शी इज़ 14 इयर्स ओल्ड, और उसने मुझे कहा कि मुझे बड़ी ज़रूरत होती है, मैं अपनी मामा के पास जाती हूँ कि वो मुझे सुने। तो मैंने कहा आप उनको क्या बताना चाह रही होती? कहती सो मैनी थिंग्स। अब शी इज़ 14, FSC के एग्ज़ाम्स उसने दिए हुए हैं, सेकेंड ईयर। उसने कहा कि मेरा दिल चाहता है, मैं बड़ी बहन के पास जाती हूँ, शी इज़ सो बिजी, वो मुझे कहती है ये वाली बात करो और ये ना करो, इट्स मेक्स मी अपसेट। तो एवरीबडी गोज़ विद चॉइसेस, तो मैं किससे बात करूँ और क्या करूँ? तो मैंने कहा और कौन है घर में? तो उसने कहा मेरी जो एक छोटी बहन है उससे आई डोंट फील कि मैं उससे अपनी वो वाली बातें करूं जो मैं बड़ों से करना चाह रही हूँ। इट्स मीन कि ये जनरेशन गैप आ गया ना, कि जब आपको समझ नहीं आ रही कि सुनना क्या है, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी एक चॉइस डेवलप होती है कि खाने में, पहनने में, चलने फिरने में, तो उसको भी रोक टोक करना, ये गलत है, वो गलत है, ऐसे गलत है, वैसे गलत है। मतलब आप ये देखें कि उसने अपने जैसे 20 बच्चों में जाकर बैठना है, अगर वो उसका कंपैटिबल नहीं होगा तो वो वहाँ कैसे बैठेगा? मतलब अक्सर मैं देखती हूँ घरों के माहौल, पढ़ाना अच्छे स्कूल में, अच्छी लेकिन घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली आप ये करके जाओ, वेल करके जाओ, या वेल नहीं भी तो आप, मतलब डिफरेंट चीज़ें कुछ घरों में ऐसी चल रही होती हैं जो कि उस बच्चे के उस जिस जगह उसने सिटिंग करनी जो बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी को भी वो कर देती ना, कंफ्यूज कर देती कि मैं किसको ऑप्ट करूँ। मैं जो स्कूल में मेरे साथ एनवायरनमेंट होता है, जो सारी चीज़ें हो रही थी मैं उसको करूँ, या जो घर में सारी चीज़ें हो रही हैं उसको करूँ। देखिए पेरेंट बुरा नहीं है, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि हम कैसे चलें। मतलब मेरा ख्याल है हमारी ये बात बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बच्चों की नहीं मान सकते हैं। हाँ। देखिए वो कुछ चीज़ें होती हैं, हमेशा हम बच्चे की बात हम हमेशा ये करते हैं कि कर लो ना, हम उसको फोर्स भी बड़ा करते हैं। हाँ। जैसे हम चाह रहे हैं मान लो ना, मतलब जैसे तुम्हारे बाबा कह रहे हैं तुम्हें, यू शुड अंडरस्टैंड ना, लाइक व्हाट इज़ दिस। आप उस बच्चे से भी पूछो ना कि अच्छा आप क्या चाहते हैं या आप क्या चाहती हैं, मैं आई ट्राई टू मेक योर अदर पेरेंट अंडरस्टैंड। ये बात हम इस बात पे बहुत कम आते हैं। आप देखिए 100 में से 2% पेरेंट होता होगा जो कहता होगा नहीं नहीं बच्चे को भी सुना जाए, वो क्या चाहता है, उसको बाहर जाके कैसा फील होता है। इस वक्त ड्रग्स क्यों हैं, एडिक्शन क्यों हैं, बच्चे स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनके पास कोई लेट आउट नहीं। मतलब आप बीइंग पेरेंट उनका सबसे प्यारा रिलेशन, सबसे करीबी ताल्लुक उन्हें नहीं समझ रहा, तो वो दुनिया में निकल के जिसको भी सुनाएंगे, कोई अच्छे से सुनेगा, कोई बुरे से सुनेगा, कोई बुरे से गाइड करे। गाइडेंस क्यों बुरी मिलती है? क्योंकि
जिसका जैसा परवरिश होती है वो वैसी करते हैं। अब जैसे मेरी परवरिश में अगर है कि मेरे घर का माहौल बहुत खुला है और कोई बहुत धीमा और बड़ा थोड़ा कंजर्वेटिव आके मेरी फ्रेंड मुझसे मशवरे लेने शुरू कर दे, मैंने तो अपने माहौल के मुताबिक देने। ट्रू ट्रू। तो पेरेंट को यहाँ से समझना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा हमारे पास आता है, वो हमें अपनी कोई बात बताता है, तो हम उसकी जगह पर बैठकर उसको आंसर करें। सही। हम उसको बताएं कि अच्छा मुझे लगता है कि ये दो तीन ऑप्शन है, तुम इनमें से कोई इजी ले लो। हम एक ऑप्शन देते हैं और उस पर फिर उसको डेली और थोड़ी देर के बाद समझ आ गई ना मैंने क्या कहा, व्हाट इज दिस। आपने बच्चे को अंदर से शैटर्ड कर दिया। और मुझे लगता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एज होती है, इसमें हम गलत भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं, वी लर्न अ लॉट। लेकिन ये वाली जो एज है जिसने आपने कहा कि 11 to 21 तक, इस एज में ख़ास तौर पर पेरेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि बच्चों को नहीं पता कि उनके फ्यूचर के लिए क्या बेहतर है, हम जो बताएंगे क्योंकि हमने ज़्यादा उनसे एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ज़िंदगी ज़्यादा देखी हुई है, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ैसला कर सकते हैं। तो फिर इस सिचुएशन में क्या करें? देखिए, आप अपनी बात समझाने का तरीका चेंज करें ना, मतलब आप इम्पोज नहीं करें। आप उनको ये कहें कि हम आपकी जगह पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये एक दो चीज़ें हैं, आप इस पे सोचने की कोशिश कीजिएगा, हम मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि हमने करना क्या है। अब जैसे देखिए, पेरेंट इस वक्त की ये जनरेशन गैप की वजह से कभी बच्चे को एफएससी प्री मेडिकल करवा रहे हैं, कभी प्री इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, एट द एंड फिर उसको बीबीए करवा रहे हैं। लाइक व्हाट इज़ दिस? आप अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? उसके पहले 3 साल तबाह किए, उसको मेडिकल का कहा कि अब नहीं तुमने डॉक्टर बनना है, फिर जी अच्छा अब मेडिकल छोड़ दो, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। भाई आपको 2 इयर्स उसके वेस्ट करके याद आया? फिर आप अब मैथ्स का एग्ज़ाम दे दो, अब मैथ्स में कुछ कर लो। अब बच्चे ने जी अच्छा उसमें परफॉर्म अच्छा नहीं किया, अब इंजीनियरिंग तो हो नहीं सकती, चलो अब वही कर लो जो तुमने शुरू में कहा था कर। आप देखिए, दिस इज़ जनरेशन गैप। अगर आप उस बच्चे की जगह पर जाकर बैठें, देखें, सोचें, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, हमने उसको स्पेस देनी है और मेरा ख्याल है उससे मशवरा भी अच्छा हो सकता है, उससे मसले भी अच्छे सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन क्या हर दफ़ा बच्चों की भी माननी चाहिए? क्योंकि पेरेंट्स का फिर दिमाग में ये भी एक चीज़ है ना कि अगर कुछ बच्चे, अब जैसे कुछ चीज़ें हम भी देख रहे होते हैं, नोटिस कर रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने इर्द गिर्द, कि जिन बच्चों की ज़्यादा मानी जाती है वो ज़्यादा बदतमीज़ या ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, फिर अगर उनकी नहीं मानी जाएगी तो वो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट भी कर रहे होते हैं। देखिए, मीडियम में रहें आप, मिडल लाइन ऑप्ट कीजिए, कभी मानी कभी ना मानी, और जब मानी तो भी अपना वो दे दें कि हम ये चाह रहे थे लेकिन हमने कहा आपकी खुशी के लिए। अच्छा। और जब नहीं मानी तो तब भी बताएं कि बेटे इसके ये नुकसानात हैं, इसका ये कॉस्ट आता है, आपकी लाइफ को ऐसे अफेक्ट करेगा। देखिए, बच्चे आपकी जो आपकी डांटे सुनकर, मारें खाकर आपको आके प्यार कर रहे हैं, वो फिर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दे अंडरस्टैंड देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि वो आपके पास आए हैं, आप उनको प्यार से जो चीज़ देंगे, अंडरस्टैंड करवाएंगे, वो उस रास्ते पे अच्छे से चलेंगे। लेकिन अगर आप उनको फोर्सफुली कहेंगे दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन, या तो करना है तो ये कर लो, नहीं तो पढ़ाई ख़त्म, कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाना, ये गलत है। फिर वो यूनिवर्सिटी आपकी वाली चॉइस पे जाएगा और फिर हर ड्रग भी चल रहा होगा, हाँ। गलत काम भी चल रहे होंगे दैट यू डोंट लाइक, फिर आप कहेंगे हमारी तो ये तरबियत ही नहीं, हमारी तो ये परवरिश ही नहीं। सो यू शुड अंडरस्टैंड। देखिए, बच्चे इस वक्त के बच्चे बहुत तेज़ बच्चे हैं। सही। हम पहले वक्तों में हमें डर होता था पेरेंट्स का, अब बच्चों में डर पेरेंट्स का नहीं है, और मेरा ख्याल है अगर नहीं है तो उसको फोर्सफुली डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर डर की जगह आप कोई अच्छा इमोशन रिप्लेस करें, डर नहीं है तो आप उनको बताएं कि बेटे इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये चीज़ नहीं होगी तो ये। इस वक्त ज़्यादा पेरेंट्स का तरीका ये है कि बच्चों को या तो मार के ठीक करें हम, क्योंकि ये तो ज़िद्दी हैं, मानते नहीं, या फिर उनसे सब चीज़ें ले लो जो हमने दी हुई हैं। एंड आई फील कि ये सबसे बड़ी गलत बात है। ये दोनों चीज़ें बच्चे को ड्रग्स की तरफ लेके जाती हैं, उसको गलत कंपनी में बिठाती हैं, उससे गलत काम करवाती हैं, फिर इस तरह के बच्चे आप देखिए कितने गलत ग्रुप्स में इन्वॉल्व होते हैं। ट्रू। तो हम अपने घर में जो चीज़ें बेटर कर सकते हैं, वो हमारा स्कूल, कॉलेज, टीचर, किसी का कोई काम नहीं है। बिल्कुल, हम उनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं कि वो हमारे बच्चे की तरबियत करें और वो उसको सिखाएं कि आपने सोसाइटी में कैसे एक अच्छा फ़र्द बनना है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि क्या वालिदैन की जो परेशानी
का हल है वो खुद पेरेंट बनकर ही होता है आपको? मुझे लगता है कि हाँ, जब हम उस जगह पर बैठते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। अच्छा। मतलब जैसे आप सोचें कि हम कॉलेज हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमारे पेरेंट हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉल करके पूछते थे कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो हम उस वक्त कितने नाराज़ होते थे कि यार क्या मसला है, हम कॉलेज आए हैं, क्या मसला है। लेकिन आज अगर हम सोचें कि हम अपने बच्चे को भेजें तो मेरा हाल है मैं भी यही करूँगी। सो वहाँ बैठ के चीज़ें समझ नहीं आई, लेकिन उनकी जगह पर बैठकर चीज़ें समझ आई कि हाँ थोड़ी सी लाइफ डिफ़िकल्ट होती है। मतलब आपको अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत होती है और आप उसको अगर कॉलेज या किसी ऐसी जगह भेजते हैं तो आपका दिल होता है कि मेरा बच्चा सेफ़ तो है, और हमें लगता है कि नहीं हम पे तबार नहीं कर रहे। वहाँ से भी हमें लगता है कि ये तो अंडरस्टैंड ही नहीं करते, इन्हें क्या पता मैं क्या करती हूँ बाहर जाके या क्या। मुझे लगता है कि वो पेरेंट ठीक होते हैं। मतलब आप देखिए ना कि हमारा बच्चा हो और हम उसकी प्रोटेक्शन ना करें। मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जिन्होंने बच्चों की परवाह नहीं की और उनके बच्चे इस वक्त एक्सट्रीम ड्रग एडिक्ट, उनकी ब्रोकन मैरिजेस, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, सुसाइडल हिस्ट्री, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, क्योंकि आपको किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया, किसी ने आपको प्रिवेंट नहीं किया, आपके ऊपर किसी ने कोई मतलब आपको लुकअप नहीं किया, तो फिर आपको जो लगा, जो दुनिया ने सिखाया या जैसे आपका दिल किया आपने कर लिया। मतलब जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे पास गंदा अच्छा सब रास्ता होता होता है। बिल्कुल। तो ये तो पेरेंट की ड्यूटी है कि वो हमें समझाएं कि बेटे ये साफ़ रास्ता। आप देखें छोटा बच्चा चल रहा होता है, उसको नहीं पता चलता कि गंदा पानी है साफ़ पानी है। हम उसको बताते हैं कि बेटे गंदा पानी है, देख कर गुजरना है। अक्सर बच्चे जो होते हैं जो छोटे जैसे 5-6 ईयर्स या 10 ईयर्स तक वो गंदे पानी को साफ़ पानी समझ लेते हैं और वो गंदे पानी वाली साइड से गुजर जाते हैं कि मैंने तो इसको साफ़ समझा था, बिकॉज दे डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। ये पेरेंट ने देनी है। आप अपने बच्चे को बिल्कुल अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, लेकिन उसके साथ दोस्ती करें, वो आपको सब सच बताए। मतलब अगर आप सिर्फ ये करेंगे कि अच्छा उसके सिक्योरिटी गार्ड बन के उसके ऊपर चढ़ जाएं कि अच्छा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितने बजे आओगे, तो ओबियसली वो झूठ बोलेगा। अगर आप उसे कहें कि अच्छा बेटे आज क्या क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं आप, यूनिवर्सिटी के बाद आपका कोई फ्रेंडशिप, कोई देखिए हर बच्चा चाहता है दोस्तों में मिले, बैठे जाए आए। आप कैसे स्टॉप कर सकते कि नहीं तुमने आज नहीं मिलना या नहीं तुम्हें होटल में नहीं जाना, नहीं किसी के घर जाने की इजाज़त नहीं। आप अपनी जितनी आप करना चाह रहे होते हैं कर लिया करें, चेकअप कर लिया करें कि अच्छा होटल में बेहतर रहेगा या किसी के घर, मतलब पेरेंट आपस में मिल के देख लें, बजाय इसके कि आप अपने बच्चे के ऊपर इतनी सख्ती और एनफोर्समेंट कर रहे हो दैट ही डजंट लाइक। ठीक है। तो वो चीज़ फिर उसको ओबियसली ख़राबी की तरफ लेकर जाएगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है जनरेशन गैप को सॉल्व करना है, तो आप उस बच्चे की जगह पर बैठ के सोचें कि वो क्या चाह रहे हैं एंड ट्राई टू आंसर इन दैट वे। लेकिन सबा आजकल देखे ना यूजेज भी बहुत बढ़ गया ना, एक तो फ़ोन का, सोशल मीडिया का, उसकी वजह से भी तो बहुत सारी इस तरह के मिसलीड हैं जिसकी तरफ हमारी नई वाली जो जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, वो साइड पर जाती जा रही है। तो उसमें किस तरह गाइड किया जा सकता है? पेरेंट्स किस तरह गाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को? देखिए मुझे ऐसे लगता है कि आपको अपने बच्चे की ना मेंटल लेवल समझ आ जाता है कि ये अच्छा बच्चा है या स्ट्रॉन्ग माइंड है या वीक माइंड है। आप उसकी अक्सर कहते हैं कि नहीं हमने कुछ बातें 15 साल के बाद बच्चे को समझानी है। भाई आपका बच्चा 11 इयर्स ओल्ड, ही इज़ क्वाइट सेंसिबल एंड वेरी क्लेवर। आप उसको 11 पे ही बता दो कि बेटे ड्रग क्या मिसयूज़ क्या होता है, और अगर आप किसी गलत ताल्लुक़ में जाते हैं, गलत कंपनी में जाते हैं, तो बेटे उसका क्या नुकसानात हैं। हम वेट करते हैं उम्र के गुज़रने का, नहीं इसकी ये उम्र होगी तो फिर मैं इसको गाइड करूँगा। अच्छा। क्यों? अब जैसे अक्सर मैं पेरेंट को कहती हूँ कि आप अपने अगर आपका बच्चा 2 इयर्स ओल्ड या 3 इयर्स ओल्ड एक्टिव है तो आप उसको प्राइवेट पार्ट्स की इंफॉर्मेशन और सिक्योर फीलिंग और इनसिक्योर फीलिंग बताना शुरू करें। तो वो कहते हैं नहीं ये तो अभी बहुत छोटा है, ये आप उसको स्कूल भेज रहे हैं, उसके स्कूल के 2 इयर्स गुजर गए हैं, आपको इतना वो सेंसिबल लग रहा है, इतना वाइज लग रहा है, लेकिन आप उसको ये नॉलेज क्यों नहीं देना चाह रहे? क्योंकि पेरेंट के अपने अंदर इनसिक्योरिटी होती है। तो बात ये कि डोंट लाइक वेट फॉर द एज कि इस एज में मैंने ये बताना है। अगर आप अपने हर बच्चा डिफरेंट माइंड के साथ है। अच्छा। आप अपने बच्चे को जब लगे कि अच्छा ये काफ़ी एक्टिव है, क्वाइट
इसको मैं चीज़ें डिस्कस इसके साथ करूं। हम वैसे भी तो पेरेंट देखें ना, छोटे से बच्चे को 1 ईयर ओल्ड को अपनी लड़ाइयाँ दिखा रहे होते हैं, सारे घर के तमाशे हमारे बच्चे देख रहे होते हैं, एंड वी डोंट बॉदर कि इतना छोटा सा बच्चा देख रहा है। लेकिन जब बात आती है कि उनकी चीज़ों उनके ऊपर चीज़ें चॉइस करनी या उनको बताना, तो हम फिर कहते हैं एज का वेट करते हैं बैठ के कि एज उसकी बड़ी होगी, यहाँ तक जाएगा। तो अच्छा, एक ना ट्रांजिशन आता है एक साइकिल में भी, हमारी जितनी भी लाइफ जर्नी होती है उसमें एक ट्रांजिशन आता है कि आपके बच्चे नहीं होते जब तक आप अपने पेरेंट्स से बहुत मोहब्बत कर रहे होते हैं, आप उनके ऊपर जान न्यौछावर भी कर रहे होते हैं, वो तो सारी ज़िंदगी होता है, लेकिन एक बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। जैसे ही आपके बच्चे होते हैं तो आपकी दिलचस्पी, आपका इंटरेस्ट उनमें ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। हाँ, ये मेरा ख्याल है कि हमारा पेरेंट भी अंडरस्टैंड कर लेता है कि अच्छा हम भी इस एज पे थे तो हम ऐसे करने लग गए थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं कि अच्छा मेरी बेटी तो बिल्कुल चेंज हो गई है, हाँ। इसके पास बच्चे के आगे, वो डिस्टर्ब पेरेंट होता है। अच्छा, जो पेरेंट रिलेट नहीं कर पाता ना, तो इसका Okay. मतलब वो डिस्टर्ब है या उसकी कोई नीड उस एज में फुलफिल नहीं हुई। देखिए, आप अपने पेरेंट्स से हटकर अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दे रहे हैं और उस पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इट्स मीन के यू फील हैप्पी व्हेन यू आर अराउंड समबडी। सही। इसलिए आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा हट रहे हैं। तो इफ़ समबडी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, तो इट्स मीन ही इज़ डिस्टर्ब। ही इज़ डिस्टर्ब, मतलब वो हर फेज़ आता है ना आपकी लाइफ के अंदर, तो उसको आपने एड्रेस करना होता है और उसको लेकर चलना होता है। तो आज हमने जनरेशन गैप के ऊपर बात की है। सबा हमारे साथ मौजूद थी। सबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, खाने पीने के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। एक तो डायबिटीज़ है जो कि सरे फहरिस्त है पाकिस्तान में, जिसके मरीज़ों में इजाफा ही होता जा रहा है। हर साल जो स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने आते हैं, डेटा हमारे सामने आता है, उसमें मज़ीद इजाफा होता है। एक और बीमारी है जिसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, बीपी का मसला है, वो भी हर 4 में से 2 बंदों को ज़रूर लाहक होता है। तो आज ख़ास तौर पर हम बीपी के मसले के ऊपर बात करेंगे कि बीपी हाई क्या होता है, बीपी लो क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जा सकता है घर पर रहकर। और आजकल क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इस गर्मी से कोप अप करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और जिनका बीपी हाई का प्रॉब्लम होता है उनके लिए तो ये जो मौसम है ना बहुत स्वेर हो जाता है, उनका बीपी हाई रहता है, तो उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स या रेमेडीज़ हो सकती हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मसूद शेख हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर, सबसे पहले तो बताइए, ये बीपी का मसला, जिस तरह मैंने बात की है कि हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि सदियों पुरानी है और जो चलती ही आ रही हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, बीपी के प्रॉब्लम है, इसी देखिए, तरह ये आपने बिल्कुल ठीक बताया कि हमारे जो मौसम है उसके हिसाब से जी कुछ एंडेमिक बीमारियां, जिसका मतलब है कि उसने हमारे माशरे के साथ रहना है, हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही हरबा होता है कि हम उसे एक ख़ास लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जो हमारी लाइफ है वो बेहतर हो सके। तो ब्लड प्रेशर उनमें से एक है जी। उसमें वैसे तो हर बंदे के खून का एक ख़ास प्रेशर होता है, अच्छा। जो ऊपर वाला नीचे वाला सिस्टोलिक डायस्टोलिक कहते हैं। लेकिन अगर ये ख़ास लेवल से बढ़ जाए, जिसका एक आर्बिट्ररी लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 120/80, जो ज़्यादातर लोगों को पता है। अच्छा, ये नॉर्मल होता है? ये नॉर्मल है कि अगर इससे ऊपर जा रहा है या इस नीचे वाला या ऊपर वाला, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि इसकी क्या वजूहत है। फिर नॉर्मली हम ये कहते हैं कि एक सिटिंग पे अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एंग्जाइटी भी हो सकती है, अच्छा। थोड़ा ओवर एग्जर्शन हो सकती है। लेकिन अगर आप 3 मुख्तलिफ औकात में उस मरीज़ को चेक करते हैं और वो अंडर एक बेजल कंडीशन होता है, जब सुबह उठ के वो बेड से तभी अपने काम शुरू नहीं किए होते, किसी स्ट्रेस स्ट्रेन से नहीं गुजरा होता, और आप नोट करते हैं कि तीनों औकात में उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, एक लिमिट क्रॉस कर रहा है, अच्छा। तो फिर हम कहते हैं कि ये बंदा फिशार खून का शिकार है या इसको हाइपरटेंशन का मसला है। तो अब इशू ये है कि ये क्योंकि ये खून की नालियों में गर्दिश करता है और जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है
तो ये खून की जो वेसल्स हैं उसको अंदर अंदर से डैमेज करना शुरू हो जाता है। अब जो वेसल्स हैं उसमें बड़ी वेसल्स भी होती हैं जिसको हम बड़ी आर्टरीज या वेंस कह सकते हैं, और कुछ छोटी आर्टरीज हैं। ओके। तो जब ये एकदम हिट करता है उन वेसल्स को तो उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। अब छोटी आर्टरीज हमारी आंखों के अंदर होती हैं, ओके। जो पर्दा बिसारत जिसको हम देखते हैं वहाँ बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, तो वहाँ जब डैमेज करता है तो आपकी जो विजन है उसको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है। जो फेफड़े उसमें है किडनीज हैं, उसके अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं छोटी, उस पर जब प्रेशर का इफेक्ट ट्रांसफ़र होता है तो वो किडनी डैमेज होना शुरू हो जाता है। सो अभी तक आप ये समझ लें कि ये फैसला नहीं हो सका कि क्या हाई ब्लड प्रेशर के साथ किडनी इफेक्ट हो गई हैं या किडनी इफेक्ट होने के बाद हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये एक विशियस सर्कल होता है कि जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता तो वो बहुत सारे एंड ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है और आपकी जो सेहत है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन शुरू कर देती है। अच्छा, यूजुअली बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अगर चेक भी कर रहे होते हैं डॉक्टर साहब, तो वो कहते हैं जी खाने के बाद अगर हम चेक करते हैं तो हमारा बीपी हाई ही आता है, या हम कुछ एक्सर्शन करते हैं तो उसके बाद हाई आता है। लेकिन ऐसा कौन सा, जैसे आपने बताया कि 120/80 होना चाहिए, कौन सी ऐसी वो ऊपर आ जाए, ये पॉइंट्स आ जाएं जिस पे आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए, या 130 या 140 भी है तो वो नॉर्मल है? नहीं, इसमें अब सबसे पहली बात तो ये है कि जब ब्लड प्रेशर जिस हालात में चेक किया जाएगा उनको बेजल कंडीशंस में होना चाहिए। एक बंदा जो अभी किसी से लड़के आया हुआ है, हाँ। जो वॉक करके आया हुआ है, जो अभी एक्सरसाइज करके आया हुआ है, या वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की कंडीशन से गुजर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, क्योंकि ये हमारे बॉडी का एक रिस्पॉन्स है कि हम फाइट एंड फ्लाइट, जब भी हमारी बॉडी को लगता है कि हम एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ हमें शायद फाइट करनी पड़ेगी या हमें उस सिचुएशन से एस्केप करना पड़ेगा, तो बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और वो हार्मोन ब्लड प्रेशर को हाई कर देते हैं। सो अंडर दैट कंडीशन अगर आप चेक कर रहे हैं तो वो फिर हम में से सबका हाई आ जाएगा, लेकिन वो ट्रांजिएंट फेज में होता है। जैसे ही आप इस फेज फाइट एंड फ्लाइट से निकल जाते हैं तो ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि एक बेजल कंडीशन में एक बच्चा या एक बड़ा जो कि नॉर्मल अभी स्ट्रेस स्ट्रेन से नहीं गुजरेगा, सुबह सो के उठा है, अभी अपने रूटीन एक्टिविटी शुरू नहीं की, अभी उसका ब्लड प्रेशर आप चेक करते हैं और वो हाई निकलता है, और 2-3 मुख्तलिफ मौके पे चेक करते हैं तो वो हाई निकलता है, तो फिर हम उसे लेबल करते हैं कि अब हमें इसे कंट्रोल करना होगा। अब 70 to 80% औकात में हम उस रीजन तक नहीं पहुंच पाते कि जिसकी वजह से उसको ब्लड प्रेशर है। इसलिए तो इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर को। साइलेंट किलर किसी और वजह से कहते हैं, लेकिन एक तो हमने कहा ना कि अगर आपको रूट कॉज पता लग जाए तो आप उसको ट्रीट करते हैं और वो बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं कुछ जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि ये बीपी हाई हो रहा है हमारा? ब्लड प्रेशर के साथ जो अलामात हैं वो इनिशियल फेज में बिल्कुल नहीं आती, इसीलिए हम कहते हैं ये साइलेंट होता है। अच्छा। और एक ऐसी फेज जो कई लोग बताते हैं जी मेरे गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाए, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाँ। लेकिन नॉर्मली जितना ब्लड प्रेशर इंसान की इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करता है उसके इनिशियल फेज के अंदर ना सर का दर्द होता है ना इसके गर्दन में दर्द होता है। बाज़ दफ़ा बहुत हाई स्टेज पे जाके ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन इसीलिए हम इसे कहते हैं ये साइलेंट किलर है। आपको पता ही नहीं लगता, कई दफ़ा ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, रूटीन चेकअप होता है, आपको पता लगता है कि ब्लड प्रेशर हाई है, किसी जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि जब भी आपकी उम्र 30+ हो जाए और 40+ पे तो एब्सोल्युटली एसेंशियल है कि एटलीस्ट 6 मंथ में एक दफ़ा आपने ब्लड प्रेशर अपना ज़रूर चेक करवाना है। अच्छा। और अगर वो ज़्यादा होता है तो फिर आपने उसका फॉलोअप भी रखना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अब तो बहुत से लोगों ने घरों में भी किट्स रखी हुई हैं, घरों में भी मशीन्स रखी हुई हैं जो वो जिससे वो कर रहे होते हैं, तो वो एक्यूरेसी है उसके अंदर? देखिए एक्यूरेसी में ये है कि जो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसकी अपनी एक्यूरेसी होती है, और दूसरा जो उसको मेजर कर रहा है उस बंदे की एक्सपर्टी होती है। अच्छा। सो साइंटिफिकली स्पीकिंग शायद यहाँ हम नहीं बता सकते, लेकिन उसकी साउंड आना और जब साउंड मफल होना है उसके दरमियान का हमने रीडिंग लेनी होती है। कई दफ़ा लोग इसको मिसरीड कर जाते हैं और उसकी वजह से, इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको ख़ुद प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। आपके पास सरकारी हॉस्पिटल भी मौजूद हैं, आपके पास फिजिशियन भी हैं, सर्जन्स भी हैं, व्हाई डोंट यू टेक देयर हेल्प और वहाँ जाके 2-3 महीने में एक दफ़ा ज़रूर ब्लड प्रेशर चेक कराएं, और अगर ज़्यादा निकलता है
देन यू हैव टू विजिट देम फ्रीक्वेंटली। सो खुद एक्सपेरिमेंटेशन पे ना आए। हाँ, जब सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है तो फिर अगर आप घर में करना चाहते हैं अपने किसी बच्चे को या किसी बड़े को या किसी ऐसे बंदे को जो थोड़ा बहुत मेडिकल साइंस को जानता है, सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट पर्सन। अच्छा, ये भी साइंस एंड सिम्टम्स में आ सकता है, जिस तरह पहले भी आपने बात की है कि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं या कुछ देर बाद ही हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो क्या ये हो सकता है कि बीपी हाई हो रहा है? देखिए, नॉर्मली ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो वो एसिम्प्टोमेटिक होता है इनिशियल फेज के अंदर। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे वो ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से बंदा स्ट्रेस में भी आ जाता है, एक चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, उसकी वजह से ज़रा गर्दन में दर्द होना या सर में दर्द होना वो ज़िमनी तौर पे हो सकता है। लेकिन जो असल अलामात उसकी आती हैं वो उस वक्त आती हैं जब वो एंड ऑर्गन डैमेज करना शुरू कर देता है। मसलन अगर आँख के अंदर पर्दा बिसारा जिसको रेटिना कहते हैं, अगर वहाँ डैमेज हो रहा है तो आपके विजन आहिस्ता आहिस्ता मुतासर होना शुरू हो जाएगी। अगर गुर्दे पे असर हो रहा है तो रीनल फंक्शंस मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। अगर हार्ट की जो वेसल्स हैं वो मुतासर हो रही हैं तो फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर ऐसे लोग जिनके अंदर ब्लड प्रेशर के अलावा कोमॉर्बिड चीज़ें होती हैं, कोमॉर्बिड में हम कहते हैं जिनकी डाइट हैबिट बहुत ख़राब है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो ओवरवेट हैं, और साथ में ऐसे लोग जो मेडिकेशन की तरफ भी नहीं आते, वो बस हकीमों के पास या ताइयों के पास चले जाते हैं या वक्ती तौर पे इलाज करते हैं फिर नहीं करते। और उसके साथ साथ वो लोग जो इसको केयर ही नहीं करते, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन की तरफ नहीं आते, और साथ में डायबिटीज़ भी हो जाती है उनको। तो ये वो चीज़ें अगर मिक्स हो जाएं तो फिर जो अलामात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। तो वो स्टेज मेरा ख्याल है बड़ी ख़तरनाक होती है और तो वहाँ तक हमें लेके नहीं जाना चाहिए अपने आप को। किसी भी बीमारी को लास्ट स्टेज तक हमें नहीं लेके जाना चाहिए, इनिशियल स्टेजेस पे ही पकड़ लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह हम डॉक्टर साहब आप बता रहे थे, तो फिर क्या करना चाहिए उनको? क्या घर में किस तरह की रेमेडीज़ कर सकते हैं, क्या क्या खाना पीना चाहिए? देखा जी, उसमें तो डाइट मॉडिफिकेशन होती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, और उसके बाद फिर वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, कुछ करेक्शन हो सकती है, कुछ की कंट्रोल हो सकता है, एंड देन मेडिकेशन, मोनोथेरेपी है। अच्छा। कि अगर उससे नहीं कंट्रोल होता तो आप 2 मेडिसिन ऐड कर लेते हैं, फिर 3 मेडिसिन पे भी जा सकते हैं। ओके। सो द टारगेट इज़ टू कंट्रोल। लेकिन आजकल जिस तरह गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और उसकी वजह से ख़ासतौर पर जो जिनको बीपी हाई का प्रॉब्लम है उनके लिए बड़ा ये मौसम जो है ना बेरहम होता है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या कर सकते हैं इस मौसम में? पहली तो बात ये कि ये जो मौसम है ये बहुत ख़तरनाक है, इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी। गर्मी और किसी जगह पे ह्यूमिडिटी, और ख़ास तौर पे जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं और जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो बड़े वल्नरेबल हैं, इसलिए आउटडोर एक्टिविटी को कम से कम रखें। और एक और बड़ा ये मैंने देखा है कि लोगों को ये नहीं बताते, यू आर वंस हाइपरटेंसिव, यू आर ऑलवेज हाइपरटेंसिव। लोग मैंने कई देखा है इंटरनल ब्लीड हो गए, हमारे पास आते रहते हैं, वो ज़रा सी मतलब नहीं कंट्रोल करते तो इंटरनल वेसल्स ब्लीड कर जाते हैं, फालिज हो जाता है, दे कैन इवन डाई ऑफ दिस। सो ये बताना कि वंस यू आर हाइपरटेंसिव यू आर ऑलवेज हाइपरटेंसिव, मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है। बहुत कम ऐसी वजह है, मैंने बताया ना, रीज़न बहुत कम ऐसा है कि हम इसको इरेडिकेट कर सकते हैं। सो वन इज़ ट्रीट करना 2 तरीके से होता है, या इरेडिकेशन आप कर सकते हैं डिजीज़ की, जैसे इन्फेक्शन है, गला ख़राब हुआ, हमने एंटीबायोटिक दी, वो ख़त्म हो गया, इट्स ऑल ओवर। बट हाइपरटेंशन इज़ नॉट लाइक दिस कि आपने दवाई खाई, ठीक हुआ, उसके बाद आपने कहा मैं ठीक हूँ। ये सारी ज़िंदगी आपके साथ चलने वाला। इट्स कंट्रोल फॉर लाइफ, मॉडिफिकेशन फॉर लाइफ। तो जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है उन्हें कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए? उसमें कोलेस्ट्रोल जिसके अंदर है, फैट्स वगैरह उसमें है, इसके साथ जो मीट है, लीन मीट लेना चाहिए। लीन मीट लेना चाहिए उन्हें। और उसके बाद वेट को कंट्रोल रखें। ओके। इवन डायबिटीज़ को जो प्रोवोक करती हैं चीज़ें उसको भी रोकें, बिकॉज इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन इफ़ यू आर डायबिटिक एंड यू आर हाइपरटेंसिव। सो आप उसको भी ना कंट्रोल, क्योंकि once diabetic is always diabetic and once hypertensive is always hypertensive. So ये दोनों चीज़ों को बंदा उधर भी फंसा हुआ है और इधर भी फंसा हुआ है। So
इसको कंट्रोल ही किया जा सकता है, या कंट्रोल इससे करें। जितना बच सकते हैं। अगर आपको नहीं हुआ तो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके इससे बचें, और अगर ये हो गया तो ये सारी ज़िंदगी के लिए आपको हो जाएगा, फिर ये इससे आप पीछा नहीं छुड़ा नहीं छुड़ा सकेंगे। सकते। अच्छा, ये तो चले हाइपरटेंशन के वजह से बात कर लिए। बहुत से लोगों का बीपी लो भी रहता है, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि हमारा बीपी लो हो जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, एक तो ज़्यादा मैंने देखा है हाइपोवोलेमिक, कि उनके अंदर जो ओरल इंटेक है, अच्छा। पानी का इंटेक कम होता है। ओके। तो गर्मी के मौसम में जब स्वेट भी बहुत ज़्यादा होना है और इनसेंसिबल वाटर लॉस बहुत ज़्यादा है, आपको पता भी नहीं होता हमें स्वेट तो नहीं हो रहा, लेकिन बार बार पानी पी रहे हैं, वो कहाँ जा रहा पानी? हाँ। इट्स ऑल थ्रू इनसेंसिबल लॉस। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी है। अच्छा। ब्लड प्रेशर तो बनता ही पानी के साथ है ना, प्रेशर बन रहा है, तो जैसे ही आपका पानी का लेवल कम होगा आपका बीपी फॉल कर जाएगा। सो ऐसे में अच्छे जो रिहाइड्रेशन के लिए हैं, ORS बहुत अच्छा है। अच्छा। नींबू पानी बना लें, स्किन बना लें, ठीक है ना। आपको 2 चीज़ें चाहिए उसमें, चीनी और नमक। ओके। इसलिए कि नमक, ये देखा गया है कि नमक के साथ जब चीनी मिला देना तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है। चीनी या नमक? नमक, ये 2 अच्छा। कंपोनेंट है। ओके। तो अगर आप सादा नमक देंगे, ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होती है। ओके। तो जब आप दोनों कॉम्बिनेशन करते हैं तो एकदम अंदर जाते हैं और वो फिर अपने पीछे पानी लेके जाते हैं, तो वो हाइड्रेशन प्रॉपर कर देते हैं। ओके। सो जल्दी रिकवर कर जाता है। इसीलिए ORS में आपको नमक भी होता है और चीनी भी, और शुगर चीनी भी भी होती होती है, है। शुगर भी होती है। हाँ जी। आप स्किन देख लें, नमक भी होता है और चीनी भी होती है चीनी भी उसमें, होती है, हाँ। और लीमू का वो सिट्रस भी हाँ। होता है सारा। सो इसी तरह से आप ये सौंफ, इलायची, पुदीने का पानी डालते हैं, उसमें भी लोग लीमू निचोड़ लेते हैं और नमक डाल देते हैं थोड़ी सी। ठीक है। सो इस किस्म की चीज़ें आपने करनी है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और मे बी आफ्टर एवरी 1 hour यू हैव टू टेक 1 glass ऑफ वाटर। नहीं तो बीपी लो रहना भी कोई खतरनाक साबित हो जी, सकता है या खतरनाक नहीं? हो सकता है। बीपी लो जल्दी खतरनाक होता है। अच्छा। एक लेवल से नीचे चला जाए तो उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती उसकी हैं? काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो इसलिए बीपी को लो भी नहीं होना चाहिए, और हाई भी नहीं होना हाई चाहिए? भी नहीं होना चाहिए। हाई ज़रा, या तो बहुत हाई हो जाए तो लीथल हो सकता है, अच्छा। लेकिन बहुत लो हो जाए वो भी लीथल हो सकता है। सही। तो इसके लिए आप लोगों ने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। हाँ। अच्छा, लेकिन बीपी हाई वाले कहते हैं जी, हम क्योंकि नमक से अवॉइड कर रहे होते हैं, हम नमक नहीं खा रहे होते, तो क्या हम लोग ORS पी सकते हैं, या नमक और चीनी डाल के पानी वो वाला पी सकते हैं कि नहीं? वो तो देखें डायरिया की सूरत में ही लेना ना, ये तो नहीं है रूटीन अगर- में तो नहीं लेंगे, रूटीन में तो नहीं लेंगे वो ORS। ORS की ज़रूरत उस वक्त पड़ेगी जब डिहाइड्रेशन हो रही होगी। अच्छा। वो एक ट्रांजिएंट फेज होता है, इन दैट फेज यू कैन टेक ORS, उसमें तो कोई ओके। मसला नहीं है, लेकिन लेकिन नॉट इन आजकल रूटीन। जैसे डॉक्टर्स भी कह रहे हैं या एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जितनी गर्मी पड़ी और जितना पसीना निकल रहा है, आपके नमकियात तो आपके बॉडी से निकल रहे हैं, वो- इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं, तो आप ORS पी लें डेली, आपको वो तो फ़ायदा कोई- होगा। वो ऐसा, वैसे भी सॉल्ट चंद ग्राम्स हम लेते हैं ना, हम कौन सा पूरा चमचा डाल देते हैं, जस्ट एक जी जी। फ्यू पिंच ग्राम्स, पिंच पिंच ही पिंच। होता है वो, शायद प्रॉपर ग्राम भी नहीं होगा, मिलीग्राम में सॉल्ट होता है। और प्लस ये जो इनसेंसिबल लॉस हमारा हो रहा है उसमें सॉल्ट भी है, सो वो बैलेंस हो जाता है। जो सॉल्ट निकल रहा है, जो हम रिप्लेस कर रहे हैं, इस हार्डली के ओवरलोड हो जाए। फिर एक और चीज़ ये भी है कि जो बॉडी के अंदर आप मुंह के ज़रिए जो दवाई लेते हैं ना, खुराक लेते हैं, उसमें एक्सेस होने के चांसेस कम है। अच्छा। बॉडी में एक शट डाउन मैकेनिज्म है। सही। आप एक लेवल जैसे ही अचीव करते हैं तो एंट्री बैन हो जाती है। आप पानी जितना मर्जी पी लें, आपका जिस्म नहीं फूल सकता। जी जी। वो जैसे ही बॉडी का एक लेवल आएगा वो शट डाउन कर देगा। ओके। आप सॉल्ट एक जितना मर्जी ले लें वो शट डाउन कर देगा। लेकिन अगर आप ड्रिप के ज़रिए किसी को देते हैं ना, वो पूरी बॉडी स्वेल कर जाएगा, क्योंकि ओह। ड्रिप नहीं रुकती। ओके। सो इसलिए जो ओरली जो हम चीज़ें देते हैं, चाहे वो निमकोल दे रहे हैं या स्किन बिन दे रहे हैं, वो ओवर हाइड्रेट नहीं करती, ओके। ना वो सॉल्ट की एक्सेस बहुत ज़्यादा करती है। ये हमेशा एक्सेस होती है जब इंट्रावीनस लगाते हैं आप। सही। मतलब ड्रिप्स वगैरह हाँ। बगैर उसके डॉक्टर मैं तो के खैर- मशवरे के तो बिल्कुल लगाना चाहिए, और मैं- बेजा भी नहीं इस्तेमाल करना नहीं चाहिए नहीं, मैं तो खैर ड्रिप के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। ओके। एज लॉन्ग एज यू कैन ईट और यू कैन ड्रिंक,
देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग। वो ज़्यादा बेहतर है कि आप अच्छी तरीके से ये अपनी डाइट फाइनेंशियल ग्रेटिफिकेशन होती है ना, ड्रिप लगा के उसमें 2 कलर डाल के तो 1,500 रुपये मिल जाता है। और लोग भी तसल्ली में हैं कि ड्रिप में ग्लूकोज लगा दें, उससे बेहतर एक गिलास पानी ग्लूकोज का पी लें आप। अच्छा, दूसरा आजकल जिस तरह बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी आए हुए हैं जो कि उनमें वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए जिनको बीपी का मसला हो? देखिए हम जाते हैं अगेंस्ट द नेचर। अच्छा। अब गर्मी के मौसम में ये फल आते हैं जी, जहाँ जी। वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। जी। हम ज़ाहिर बात है उनको अगर नहीं खाएंगे तो ये तो हम अगेंस्ट द नेचर जा रहा है। इसी में आता है ना आपका तरबूज भी आता है, खरबूजा भी आता है और बाकी चीज़ें आती हैं। सो व्हाई यू आर अवॉइडिंग, जो नेचर ने उसको बैलेंस करने के लिए डाला है, तो हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अच्छा, जो तो चीज़ें- सारे फ्रूट्स खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, अनलेस यू आर डायबिटिक और यू हैव स्पेसिफिक इंडिकेशन कि ये चीज़ आपने नहीं लेनी। अगर डायबिटिक हैं तो फिर आप मीठे फल थोड़ा कम कर दें, ठीक है। जिनके अंदर कैलोरिक वैल्यू जिसकी कम है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, इसकी कैलोरिक वैल्यू कम है, तो ये खा सकते हैं, ये ज़्यादा ले अच्छा रहे है हैं, उनके ये लिए अच्छा है ज़्यादा। उनके लिए। अच्छा, जौ का दलिया कहा जाता है कि डायबिटिक ब्लड प्रेशर बीपी के प्रॉब्लम के लिए बड़ा अच्छा है। बेसिकली तो उसके अंदर यही है ना जी, जौ के साथ थोड़ा सा फाइबर शाइबर चला जाता है, कैलोरिक वैल्यू भी कम है, फिर मैदे के अंदर जब वो जाता है तो वो थोड़ा स्वेल हो जाता है ना, तो आप इवन पानी के 3 गिलास पी लेना तो बंदे की भूख काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद अगर आपने 1 रोटी खानी है तो आधी खा सकेंगे, बंदे का पेट भर जाएगा। ठीक सो है, ये जौ का दलिया या इस किस्म की चीज़ें, ये एक फिलर होता है सही। जिससे आपका स्टमक एक्सपैंड करता है एंड यू आर सेटिस्फाइड विद लेस अमाउंट ऑफ फूड। लेकिन अगर ओवरऑल बात कर ली जाए अपनी पॉपुलेशन की डॉक्टर साहब, तो क्या आपको लगता है कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या इस बीमारी को रोका जा सकता है? डेफिनेटली प्रिवेंशन हो सकती है। कैसे हो सकती है? इसको मैसिव स्केल तक कैसे लेकर जा सकते हैं देखें, हम? प्राइमरी प्रिवेंशंस होती हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, अच्छा। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर आपका पीरियोडिक चेकअप है, फिर आप देख लेना एक प्राइमोडियल प्रिवेंशन भी होती है। आप लेजिस्लेशन ऐसी कर लें। ठीक है। अब लेजिस्लेशन में क्या है, आपके हर जगह पे तो फास्ट फूड चल रही हैं, सड़क किनारे पे वो जो ऑयल है वो 1-1 महीना बदला ही नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ जी। बच्चों के स्कूल के बाद कंटीन है जो ऑयली चीज़ें बेच रही हैं, तो एक तरफ आप पहले उसे बीमार करते हैं, दूसरी तरफ आप उसको प्रिवेंट करते हैं, सो बैलेंस हो जाता है ये सारा कुछ। सो आपको उनको रोकना पड़ेगा और सही। प्रिवेंशन को बेहतर करना पड़ेगा, तभी जाके इन तमाम तर बीमारियों से हम बच सकते हैं। हम आज हाइपरटेंशन के हवाले से ख़ास तौर पर बात कर रहे थे कि बीपी का मसला कितना ख़तरनाक है, और अगर ये बढ़ भी जाता है तब भी, और ये अगर कम भी रहता है आपका तब भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। तो हमारे साथ डॉक्टर मसूद शेख मौजूद थे, पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, अब कुछ हम बात कर लेते हैं ओरल हाइजीन के हवाले से, और इस पर हमने एक एक्सपर्ट हमारे पास डॉक्टर हैं, उनको हमने इनवाइट किया है आज के इसके शो में। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जितने भी मिथ्स हैं रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री, हमने आज उनको डिस्कस करना है। बहुत मज़े के मिथ्स हैं हमारे पास, जिनको हम अच्छे तरीके से आपके सामने भी रखेंगे और उन पर बात भी करेंगे कि क्या वाकई ऐसी चीज़ें हैं या नहीं है। दूसरा ये कि हमारी मॉर्निंग हैबिट क्या होनी चाहिए, हमारी ओरल हाइजीन के हवाले से हमें किस तरह अपनी ओरल हाइजीन को बेहतर करना चाहिए। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह से बदबू आती है, बैड ब्रेथ होती है। उसकी क्या वजह है, वो क्यों आ रही होती है, उसका हल किस तरह निकाला जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सलमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि
डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर सलमान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, थैंक यू। डॉक्टर सलमान, आज हमने बात करनी है मिथ्स इन डेंटिस्ट्री के। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में सुन रहे होते हैं लोगों के थ्रू कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि जी स्केलिंग जो भी साल बाद कराते हैं या जो आफ्टर 6 मंथ्स करा रहे होते हैं, ज़्यादा स्केलिंग कराने से आपके दांत जो है ना वो वीक हो जाते हैं। वाकई ऐसा है या ये सिर्फ मिथ है? अच्छा, ये मिथ इस तरीके से है कि स्केलिंग यूजुअली जब हम फॉलो पे पेशेंट्स को बुलाते हैं आफ्टर 6 मंथ्स और ईयर, उसके बाद रिकमेंडेड होती है। अच्छा। स्केलिंग कराने से दांत कभी भी वीक नहीं होते। ये किस तरह का मिथ है कि देखें, जो दांतों में कैलकुलस और प्लाक होता है वो दांत और मसूड़े से जुड़ा हुआ होता है। स्केलिंग में सिर्फ जो प्लाक और कैलकुलस है जो दांत और मसूड़े से अटैच होता है, कभी वो मसूड़े के अंदर होता है, कभी वो मसूड़े के ऊपर होता है। जो मसूड़े के अंदर वाला प्लाक और कैलकुलस है वो हमें नज़र भी नहीं आता और पेशेंट ये समझ रहा होता है कि मेरे मुंह में तो कोई बीमारी है नहीं, ना ही कोई इस तरह से कुरेड़ा जम रहा है, तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बट जब हम स्केलिंग स्टार्ट करते हैं तो जो प्लाक या कैलकुलस मसूड़े के अंदर छुपा हुआ होता है वो हम उसको रिमूव करते हैं। देन दे रियलाइज़ कि हमारा जो एक हिडन कैलकुलस था वो कितना ज़्यादा दांतों में मौजूद था। और ये सिंपल एक मिथ है, इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है। हाँ, लेकिन प्रॉपर फॉलोअप और बहुत ज़्यादा कोई भी ट्रीटमेंट हो, अगर वो ओवर ट्रीटमेंट लिया जाएगा या कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको करेगा, उसके डेफिनेटली एडवर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट्स आते हैं और वो आते हैं। कोई चीज़ ओवर नहीं हो, कोई चीज़ अंडर भी नहीं हो। इट शुड बी टू द अप्रोप्रिएट लेवल कि व्हेन उसको नीडेड हो। सो इसके लिए प्रॉपर फॉलोअप आफ्टर एवरी 6 मंथ्स एंड द 12 मंथ्स वुड बी रिकमेंडेड, सो द हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको असेस करे कि वाकई इसको स्केलिंग की ज़रूरत है या हम उसको कुछ और डिले कर सकते हैं। अच्छा, मतलब स्केलिंग से आपके जो वीक नहीं होते हैं बिल्कुल दांत। वीक नहीं होते। लेकिन वैसे अगर मैं पूछूं कि कितना रिकमेंड किया जाता है कि आफ्टर कितने देर हमें स्केलिंग करा लेनी चाहिए? अच्छा, स्केलिंग या आप कह लें जो पॉलिशिंग है वो यूजुअली रिकमेंडेड होती है 12 मंथ्स के बाद, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट ओरल हाइजीन। बाज़ लोगों की ओरल हाइजीन बहुत वेल मेंटेन्ड होती है तो वो उसको 12 मंथ से थोड़ा सा उसको 16 मंथ्स की तरफ भी लेके जा सकते हैं। लेकिन बाज़ लोगों की हाइजीन ऐसी होती है कि वो उनको 6-7 मंथ्स के बाद अगर तो कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन उनकी ओरल कैविटी को इफ़ेक्ट नहीं कर रही तो 6 to 8 मंथ्स में यूजुअली रिकमेंडेड होता है। लेकिन हाइजीन अगर बहुत अच्छी है तो ये ड्यूरेशन 1 साल के बाद से लेकर 16 महीने इवन के 2 साल तक भी चला जाता है। लेकिन अगेन ये सारी एक ड्यूरेशन, एक रेंज ऑफ द ड्यूरेशन है। आई वुड रिकमेंड आप अपने डेंटिस्ट को हर 6 मंथ्स के बाद उसको विजिट करें। वो आपकी प्रॉपर चार्टिंग करता है। चार्टिंग मीन्स वो आपकी हर चीज़ को एवेल्यूएट करता है, दांत को, मसूड़ों को और बहुत सारी कंडीशंस को वो देखता है। देन फिर वो उस वक्त फैसला किया जाता है कि हम इसको स्केलिंग कब कर सकते हैं या वो ट्रीटमेंट रिकमेंड करता है। अच्छा, दूसरी मिथ ये है कि जब हमारा विजडम टूथ निकलता है जिसको अक्ल दाढ़ कहा जाता है, और एक तो वो पेनफुल बहुत होता है, ये तो एक तो ये बताएं कि ये पेनफुल क्यों होता है। दूसरा ये कि कहा जाता है कि जो हमारा अपर विजडम टूथ होता है अगर उसको हम निकलवा देंगे, एक्सट्रैक्ट आउट करा देंगे तो उसकी वजह से हमारी नज़र वीक हो सकती है। अच्छा, ये वाकई मुझे भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं ये बातें, और मैं जितनी भी मैंने प्रैक्टिस की है और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास ना इस तरह की बातें लेके आते हैं और वो करते हैं और वो शायद रिलक्टेंट भी फील करते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की कि अकल दाढ़ पेनफुल होती है, देखें उसके रीज़न क्या है। ओरल कैविटी के अंदर एक स्पेस है जिसने हर दांत को अकोमोडेट करना है, ठीक हो गया। अब जब अकल दाढ़ निकलती है उसको वो ड्यू स्पेस मिलती नहीं है जितनी स्पेस होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि वो जो आपका नेचुरल टूथ है, दैट इज़ द टूथ नंबर 7, जहाँ तक आपकी दांत होने चाहिए, उसको वो हिट करता है। उसको वो जब वो ख़राब करता है। दूसरा, वो मसूड़े में से निकलने की कोशिश करता है। जब उसको जगह नहीं मिलती तो या तो वो बेचारा निकल नहीं पाता या वो कुछ ऑड पोजीशन में निकलता है। जब वो निकलता है ऑड पोजीशन में तो मसूड़ा उसके ऊपर आता है और जब पेशेंट खाता है तो उसको वो दर्द होती है और बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। मुंह कम खुलता है, बैड ब्रेथ होती है, स्मेल भी आती है और कुछ नहीं खाया जाता। तो ये सिचुएशन है। बेहतर ये होता है कि अकल दाढ़ जो रिकमेंडेड एज है, जो नेशनल बोर्ड्स या हम दूसरी भी बुक्स पढ़ते हैं या रिसर्च हम पढ़ते हैं, उसमें एट द एज ऑफ 18 ईयर्स टू 22 ईयर्स उसको निकलवा देना चाहिए। अगर विजडम टूथ आपकी ओरल कैविटी में प्रेजेंट हो गए हैं और वो मौजूद हैं, उससे होता क्या है कि आपकी बहुत सारी जो इसको हम कहते हैं इंटरसेप्टिव ट्रीटमेंट, कि एक बीमारी को हम प्रिडिक्ट करते हैं
कि मुंह में स्पेस कम है, उसकी वजह से और जो एसेंशियल टूथ हैं वो इफेक्ट होंगे। तो हम एक नॉन एसेंशियल जो एसेसरी टूथ है उसको हम निकाल दें ताकि हमारा एसेंशियल टूथ का डैमेज ना हो। और जहाँ तक आपने बात की कि अपर टूथ को निकलवाने की वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है, ये सिंपल एक मिथ है। देखें आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, जो ओल्ड एज में हमारे जीड्रियाटिक पेशेंट्स हैं जिनके मुंह में कोई दांत नहीं है, मेरे ख्याल में उनको तो फिर बिल्कुल ब्लाइंड हो जाना चाहिए अगर इस तरह की कोई सिचुएशन। लोगों ने ये कहा होगा ना कि ऊपर वाला जॉ है तो ऊपर वाले की जो लिंक है वो आंखों से है और उसमें दांत निकलने से नज़र कुछ कमज़ोर हो जाएगी। तो ये सिंपल एक मिथ है। इस तरह की कोई ऐसी सिचुएशन अब तक मेरी नॉलेज में ना कोई केस रिपोर्ट हुआ है, ना मैंने किसी रिसर्च में पढ़ा है, ना मैंने किसी केस रिपोर्ट में आज तक पढ़ा है कि अपर जो अकल दाढ़ होती है उसको निकलवाने की वजह से आंखें कमज़ोर हो गई हैं। मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा। अच्छा। आज की डेट में अगर कुछ हो गया हो तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। अच्छा, ये तो चले ऊपर वाली अकल दाढ़ से कहा जाता है ना कि आंखें कमज़ोर हो जाती हैं या आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। कहते हैं कि नीचे वाली अगर आप अकल दाढ़ निकलवा रहे हैं तो उसकी वजह से आपके नेक के जो मसल्स हैं वो भी पुल हो सकते हैं या उनमें भी कोई मसला आ सकता है। देखें होता ये है कि ड्यूरिंग दी आफ्टर दी सर्जरी, ठीक है, हर ट्रीटमेंट बॉडी उसके अगेंस्ट अपना एक रिएक्शन देती है, ठीक है। वो पेन भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है, कुछ नेक में स्ट्रेन भी आ सकता है, बट इट इज़ जस्ट फॉर लाइक 2 days 3 days एंड 4 days। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो आपका डेंटिस्ट और आपका सर्जन है, वो आपको बाकायदा पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी के बाद की इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन इसमें भी कोई ख़ास सदाकत नहीं है कि नेक के मसल्स लूज़ हो जाएंगे या वो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, स्ट्रेन होगा। आफ्टर द सर्जरी 2-3 days का एक पीरियड होता है, उसके बाद एवरीथिंग वुड बी फाइन अप टू द जो भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है। ये सिंपल एक मिथ है जो कि एक लोग नहीं करवाते। मैंने आपको जो एज रिकमेंड की है ना, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ विजडम टूथ। मतलब निकलवा देनी चाहिए, इसका कोई नुकसान नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है। देखें आप विजडम टूथ से खा नहीं सकते, सही। अकल दाढ़ से आप कैसे खाएंगे? वो आप ये समझ लें कि वो तकरीबन हलक के अंदर ही होता है, आप इतने दूर तो आपका लुकमा भी नहीं जा सकता। और अगर आप वहाँ से खाने की कोशिश करेंगे अल्टीमेटली आपको एक वॉमिट हो जाएगी। इवन इफ मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात कहना चाहता हूँ, इफ़ समवन वांट्स टू ट्राई इट जस्ट ट्राई, लेकिन आप नहीं खा सकते और अल्टीमेटली आपको लगेगा कि मुझे उल्टी आ रही है, मुझे हुकाई आ रही है। मुँह में लुकमा जो है वो 7वें दांत तक जाता है। हमारे मुंह में 28 दांत हैं, 7 7 7 7, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे मुंह में, तो 28 दांत ही इस्तेमाल होते हैं नॉर्मल प्रॉपर च्यूइंग के लिए। ठीक है, मतलब अकल दाढ़ियाँ जो हमारी विजडम टूथ है वो नहीं यूज होती हैं, यूजलेस है। वो यूजलेस है, उसका अब तक का कोई इस तरह, हाँ बहुत कम केसेस हैं कि जिसके अंदर हमें अकल दाढ़ को बचाना हमारी एक मजबूरी बन जाती है। मतलब इट्स लाइक 1% या 2%। 99% ऑफ द केसेस के अंदर अगर विजडम टूथ के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, आई वुड रिकमेंड, और बहुत सारी बुक्स भी रिकमेंड करती हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्लानिंग कि आप उस टूथ को अगर वाइबल है तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर दें अगर वो पेशेंट के बेनिफिट में बात जाती है। मतलब वो एक्सट्रैक्ट कर लें, उसका कोई नुकसान भी नहीं है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है बहुत सुनने को मिलता है डॉक्टर सलमान कि डेंटिस्ट्री इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आप डेंटिस्ट के पास जा ही नहीं सकते हैं, फॉलोअप के लिए भी जा सकते हैं इवन दो कि आपको बहुत कोई बड़ा मसला हो गया है दांतों के हवाले से, फिर आप जाएंगे, वरना तो नहीं आप जा सकते। अच्छा, वाकई ऐसा है जैसे आपने मतलब एक्सप्लेन किया है। और लेकिन मैं ये नहीं कि आई एम हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मैं डेंटिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं ये बात कह रहा हूँ, डेंटिस्ट्री बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। एक्चुअली हमारी जो नेग्लिजेंस है वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, देखें हम जब इस बात को करते हैं ना कि फैमिलीज पेशेंट्स हमारे पास फॉलोअप पे आएँ, उसका क्या मकसद होता है? उसका मकसद ये होता है कि अगर कोई डिज़ीज़ कोई स्टार्ट हो रही है और हम उस चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमने इसको इस वक्त इंटरसेप्शन या इसको ट्रीट इस वक्त करना चाहिए, वो ये होता है कि हम उसको किसी बड़ी बीमारी से रोक रहे होते हैं। अच्छा, देखें अगर आप एक बहुत छोटी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देंगे और वो चीज़ सिक्योर हो जाएगी तो आपको बड़ी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्टीमेटली इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड ऑब्वियसली द फाइनेंस। मतलब ये आपकी नेग्लिजेंस पे डिपेंड करता है कि आप उस बीमारी को या उस प्रॉब्लम को कितना एग्रीवेट होने देते हैं, और उसकी वजह से फिर वो जो आपका खर्चा होता है वो भी बढ़ता है। वो भी डेफिनेटली बढ़ जाता है। बेहतर ये होता है कि आप उसको एक शुरू में पकड़ लें, अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे पकड़ लें, उसको ग्रैब कर लें तो वो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो फिर आपको एक्सपेंसिव भी नहीं लगेगी। लेकिन हमारे यहाँ असल में माइंडसेट है कि जब तक कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे, हमने कहीं नहीं जाना। डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास तो और भी नहीं जाना। हाँ, अच्छा,
जो और मिथ है वो ये है कि जो मिसवाक करते हैं, इस तरह की और भी चीज़ें कर रहे होते हैं दांतों को साफ़ करने के हवाले से, उनको लगता है कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो हमें फिर ब्रशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सपोज़ अगर एक बंदा मिसवाक कर रहा है तो फिर वो क्या ब्रशिंग करे या ना करे? देखें, मिसवाक इज़ समथिंग एल्स, ब्रशिंग इज़ समथिंग एल्स। अच्छा। इन दोनों चीज़ों का कोई कंपैरिजन नहीं है। मिसवाक करना अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, सुन्नत है और करनी भी चाहिए, लेकिन मिसवाक करने के जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, लाइक इट वाज लाइक गुड 10-15 ईयर्स बैक, 42 मसनून तरीके हैं, इतने मसनून तरीके जिस तरीके से मिसवाक को होल्ड करना है और करना है, ठीक है। ओके। आप उसको ब्रशिंग से कंपेयर मत करें, दोनों की अपनी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। प्रॉपर ब्रशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, वो अपनी जगह एक अफादियत रखता है, सुन्नत करना अपनी जगह एक अफादियत रखता है और सुन्नत भी है तो वो उसको भी करें। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें, दोनों का कंपैरिजन मत करें, ठीक है। दोनों चीज़ों की एक अलग अलग एक सिग्निफिकेंस है, उसको उस तरीके से लेना चाहिए। मतलब अगर मिसवाक कर रहे हैं तो उसके साथ भी आपको ज़रूरत है कि आप ब्रशिंग करें। डेफिनेटली ब्रशिंग करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्मोकर्स के हवाले से कहा जाता है कि जो स्मोकिंग करते हैं उनके दांत ख़राब हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं, वाकई? स्मोकिंग करने से दांतों पे स्टेन आता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉफ़ी, टी हाँ, या चाय पीने से भी कहते हैं कि बहुत आपके ज़्यादा- दांत जो है येलो हो जाते हैं या स्टेनिंग हो जाती है। बिल्कुल, डेफिनेटली उसमें स्टेनिंग होती है और स्मोकिंग में सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये होता है कि वो आपके मसूड़ों को बहुत बैडली इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा। आपके मसूड़ों को, आपकी बोन को, उन सब चीज़ों को बहुत बैडली इफेक्ट करते हैं। तो स्मोकिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल, इवन वेप इट्स नॉट एडवाइजेबल। आजकल बहुत कूल कल्चर बन गया है कि वेप पीने का, तो मैं तो उसको कभी रिकमेंड नहीं करता। इनफैक्ट हमें एक कैंपेन चलानी चाहिए कि जिसमें हमने वेपिंग को स्टॉप करने के कुछ मेजर्स लेने चाहिए। जिस तरह स्मोकिंग सीजेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा लॉन्च किए हुए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी लॉन्च किए हुए हैं। तो आई थिंक इस चीज़ को हमें स्टॉप करने के लिए जो हम कैंपेन चला सकते हैं वो हमें करना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर दी हेल्थ। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अब ये घरों में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है डॉक्टर सलमान के डिफरेंट टोटकाज जो है ना वो घरों में यूज़ किया जाता होता है जी। बेकिंग सोडा जो है ना वो यूज़ कर लें दांतों को चमकाने के लिए, फिर कुछ ऐसी ब्लीचिंग किट्स मिल रही होती हैं बाज़ार में, मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं, जो कि आप घर में लाके आराम से लगाएं और आपके दांत जो है ना वो चांद की तरह, दूध की तरह चमकना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए और क्या वाकई इनसे हमारे दांत जो चमक सकते हैं? देखें, दांत ज़रूर वाइट हो सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता कि दांत वाइट ना हो, लेकिन देखें जो ओवर द काउंटर जो ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल होती हैं, हम उसके अंदर जो केमिकल्स की कंसंट्रेशन होती है ना तो हमें पता होता है, ना हम उसको किसी को दिखा के, किसी डेंटिस्ट को दिखा के उसको रिकमेंड करवा के उसको यूज़ करते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो ओवर ब्लीच करती हैं। सेकेंडली वो मसूड़े को एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा पहुंचाती हैं। थर्ड ये होता है कि ब्लीचिंग के बहुत सारे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो कोई रियलाइज़ नहीं करता। ओवर द काउंटर देखें, उनका काम है उन्होंने चीज़ को मार्केट करना है, जो भी कंपनी XYZ। सेकेंडली मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ओवर द काउंटर ब्लीचिंग किट्स को लें अनटिल एंड अनलेस वो कोई अथॉरिटी अप्रूव्ड ना हो। और सेकेंडली हर ब्लीचिंग किट के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन लिखी हुई होती है जिसको हम लोग एज अ नेशन बिल्कुल भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने एक लाइन बाकायदा क्लियर कट लिखी हुई होती है, इट शुड बी यूज्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर / डेंटिस्ट। वो हम नहीं पढ़ते, बाकी हम सब कुछ पढ़ लेते। अच्छा, ठीक है। तो वो ना कोई, मेरे पास तो आज तक कोई पेशेंट लेके नहीं आया कि सर डॉक्टर साहब मैंने ब्लीचिंग किट खरीदी, आप ये देखें, मैं ये क्या आप ये रिकमेंड करते हैं, क्या इसके अंदर वो केमिकल्स हैं जो कि मुझे यूज़ करने चाहिए। मेरे पास आज तक कोई शख्स नहीं आया, कोई पेशेंट, इवन फ़ॉरेन से भी कभी कोई मेरे पास नहीं आया कि डॉक्टर साहब यूज़ कर लें, और लोग करते हैं और उसके ऑब्वियसली सर्कमस्टेंसेस वो फिर उसके हिसाब से होते हैं। लेकिन क्या बेकिंग सोडा यूज़ करना चाहिए? बेकिंग सोडा यूज़, देखें बेकिंग सोडा में एक नेचुरल कैपेसिटी है, वो करता है, लेकिन मैं उसको फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ना हमें उसकी प्रॉपर क्वांटिटी का पता है, ना हमें प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन का पता है। सो आई वोंट रिकमेंड कि हम कोई इस तरीके से कोई टोटका जो है वो इस्तेमाल करें। आई थिंक प्रॉपर ब्रशिंग अगर आप कर लें, और ब्रश के पीछे एक टंग स्क्रैपर होता है, उससे ज़बान को स्क्रैप कर लें, एक दफ़ा दिन में माउथ वॉश यूज़ कर लें, लिक्विड ज़्यादा इस्तेमाल करें तो और स्मोक कम से कम करें या बिल्कुल नहीं करें। डाइट अपनी नॉर्मल रखें और अपनी यानी कि स्लीपिंग हैबिट्स को अच्छा रखें, तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ बहुत अच्छी रहेगी।
और फॉलो अप एक रख लें तो और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बेहतर बेहतर हो हमें जाएंगी। हमारी अच्छा, कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है ये। अच्छा दूसरा जैसे मैं बात करती थी कि मॉर्निंग हैबिट्स भी हमारी बड़ी होती हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारी बैड ब्रेथ हो रही होती है, मुंह से बदबू आ रही होती है, बेशक अगर हम रात को कुछ ना भी खा के सोए तो सुबह भी ये हो रहा होता है, इसकी क्या वजह है और किस तरह इसका हल किया जा सकता अच्छा, रात को फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश करके सोना चाहिए। है? ठीक है। सेकेंडली, अगर आप रात को ब्रश करके सोए हैं तो सुबह बैड ब्रेथ नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर आप और अपने अगर फिर भी आ रही है तो फिजिशियन से अपने कंसल्ट करें। यूजुअली नहीं है कि मुंह की वजह से ही बैड ब्रेथ हो, बाद अच्छा। औक़ात मैदे में जलन, तेज़ाबियत और बहुत सारी ऐसी रीगर्जिटेशन होती है जिसकी वजह से मुंह में बहुत बैड ब्रेथ आती है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है जिसमें जिंजर बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से बैड ब्रेथ बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा। रात को ब्रश करने के बाद टंग को स्क्रैप करके सोना बहुत एक रिकमेंडेड प्रोसीजर है। सुबह आप आराम से, अगर आपने रात में ब्रश किया है, सुबह कुल्ली करें, नाश्ता करें, आधे घंटे के बाद दोबारा ब्रश करें और ब्रश करके जो भी मामलात ज़िंदगी है वो आप स्टार्ट करें। दैट इज़ अ ठीक है। रिकमेंडेड प्रोसीजर। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके दांतों की वजह से आ रही हो या और ओरल भी हाइजीन सिस्टम्स की और वजह भी से। रीजन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर तो ओरल कैविटी का मसला नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली अपने जो जनरल प्रैक्टिशनर है उससे कंसल्ट करें, वो आपकी बैड ब्रेथ को रूल आउट करेगा। और क्या स्मोकिंग ज़्यादा करने से भी होता है वैसे डेफिनेटली होता है, कि आपकी बैड ब्रेथ हो बैड जाती ब्रेथ है? होती है, बिल्कुल होती है बैड ब्रेथ। तो इसलिए स्मोकिंग भी थोड़ी सी कम करें, वो आपकी वैसे भी ओरल हाइजीन को तो ख़राब कर ही रही होती है, आपकी लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है कि आपकी ज़िंदगी भी उसके अंदर हो रही होती है। तो आप लोगों ने ये तमाम तर जितने भी मिथ्स थे डेंटिस्ट्री से जुड़े हुए, उनको हमने आज तोड़ने की कोशिश की है और आप तक जो भी उसकी रियलिटी है वो पहुँचाने की कोशिश की है कि किस तरह आप अपनी ओरल हाइजीन को मेनटेन कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर सलमान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सलमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बता रहे होते हैं उनसे जनाब फ़ायदा उठाने की कोशिश किया करें। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।